हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास टेंथ कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 का। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेट ब्रेन सैम्पल पेपर सॉल्यूशन फॉर योर बोर्ड एग्जाम पेपर 7। यस स्टूडेंट, सैम्पल पेपर की सीरीज में 1 to 6 सैम्पल पेपर्स हम सॉल्व कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में पेपर 7 को हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो जैसे कि आपकी बोर्ड एग्जाम होने वाली है, कुछ ही दिनों का समय आपके पास बचा हुआ है। मतलब हम बात करें तो 1 से 2 महीने आपके पास बचे हुए हैं। अब इतने कम दिनों में आपको करनी है अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकर आना है कंप्यूटर एप्लीकेशन में पूरे 50 में से 50 मार्क्स। सो उसके लिए सॉल्व करने होंगे आपको सारे सैम्पल पेपर्स को। ओके, सो क्या करना है आपको, सारे सैम्पल पेपर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है जितने हम सॉल्व कर चुके हैं, और आने वाले समय में हम और इस तरीके के सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करेंगे ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके, आप पेपर को फोड़ कर आ सको। क्योंकि जैसे कि सारे सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज क्योंकि ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें 50 में से पूरे 50 मार्क्स लेकर आना बहुत ईजी होता है। बस आपको करना क्या है, मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स को देख लेना है, क्योंकि हम सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हो, magnetbrains.com वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी सारे वीडियो लेक्चर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। क्या क्या कंप्लीट कर लिया हमने, सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, MCQs कंप्लीट कर लिए, 1 शॉट रिवीजन देख लिए, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिकल्स। सो एवरीथिंग वी कंप्लीटेड। कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। यदि मेरे साथ सारे वीडियो लेक्चर्स को आपने देखा है, सैम्पल पेपर सॉल्व किए हैं, और आने वाले जो कुछ सैम्पल पेपर है वो भी आप सॉल्व कर लेते हो, सो बिलीव मी 110% मैं श्योर हूँ कि आप इस टारगेट को जरूर अचीव करोगे। ओके, सो चलिए कर लेते हैं श्री गणेश आज के इस सैम्पल पेपर का विथ कंप्यूटर एप्लीकेशन मैग्नेट ब्रेन सैम्पल पेपर के साथ। अब जैसे कि बोर्ड एग्जाम में आप पेपर देने बैठे होंगे तो आपके हाथ में जब पेपर आएगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम पेपर पे जो स्टार्टिंग पेज पे आपको इंस्ट्रक्शंस दी होंगी वो उसको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। वैसे तो इंस्ट्रक्शंस यदि आपने मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, 6 सैम्पल पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं, पूरे सैम्पल पेपर्स पढ़े होंगे, देखे होंगे, आपने समझे होंगे, तो आपको इंस्ट्रक्शंस अब याद हो गई होंगी। पर फिर भी भले कितने भी अच्छे से आपको इंस्ट्रक्शंस पता है, एक नज़र आपको इंस्ट्रक्शंस को देख लेना होगा बोर्ड एग्जाम में भी। ऐसा नहीं कि बहुत देर तक 2, 5, 10 मिनट तक इंस्ट्रक्शंस ही पढ़ते बैठे हैं, ऐसा नहीं करना है। एक नज़र देख लेना, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस आपको नॉर्मली याद होगी, राइट। तो अब यहाँ पे देखो टाइम आपको मिलना है कितना, 2 आवर्स, जैसे कि आपको पता ही है, ठीक है। 2 आवर्स में आपको लेकर कितने आने हैं, पूरे 50 मार्क्स लेकर आना है। ओके, सो कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्या सेक्शंस होंगे, कैसा पेपर पैटर्न होगा आपका, देख ले फटाफट से। ओके, सो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें टोटल होंगे 5 सेक्शन, सेक्शन A to E। फाइन, कितने सेक्शंस होंगे, सेक्शन A से E तक। अब सारे क्वेश्चंस करना कंपलसरी है। सो कितने क्वेश्चंस मिलना है, टोटल आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलना है 26। फाइन, 26 क्वेश्चंस को आपको 2 घंटे में सॉल्व करना है, और ये 26 क्वेश्चन सेक्शन A से E में अरेंज्ड होंगे। ओके, सो हाउएवर एन इंटरनल चॉइस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30% इज प्रोवाइडेड। सो डरो नहीं, इंटरनल चॉइस भी मिलेगी आपको, बट कुछ मिलेगी 30%। ओके, सो 26 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में या फिर कहीं 30%, मतलब कुछ क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस भी मिल जाएगी। फाइन, ऐसे चॉइस मिलेगी, और में क्वेश्चन दिया रहेगा, या तो ऊपर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या नीचे वाला, दोनों मत करके आना। फाइन, नाउ अब आ जाते हैं हम सेक्शंस पे। सो जो 26 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के, ये कैसे सेक्शंस में अरेंज्ड है उसका अरेंजमेंट समझ लो। बस पूरा खेल इन सेक्शंस पर ही डिवाइडेड है, ठीक है। अगर आपने सेक्शन समझ लिए अच्छे से तो आप अपनी पढ़ाई को उसी के अकॉर्डिंग करना। बात समझ में आ रही है, क्या बताया है कि सेक्शन ए में आपको मिलेंगे कैसे क्वेश्चंस। सेक्शन ए आपका होगा MCQ बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सेक्शन ए में। कैसे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्क ईच के अकॉर्डिंग होंगे। कैसे होंगे, 1 मार्क ईच के अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, सही आंसर आपको बताना होगा। बाकी आ जाते हैं अब हम सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई में। तो ये जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ आपको मिलेंगे। किस टाइप के, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। कैसे सब्जेक्टिव टाइप, मतलब कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका आंसर आपको करना है, HTML कोड लिखना होगा, आउटपुट दिया रहेगा तो HTML कोड बताना रहेगा, CSS से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है कि एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया, एग्जाम्पल बेस्ड, उसके बारे में आपको बताना है।
फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ऐसे क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सो सेक्शन ए हैज 12 क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच। 1 मार्क के अकॉर्डिंग आपको सेक्शन ए में 12 क्वेश्चंस मिलेंगे। सेक्शन बी हैज 7 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क ईच। मतलब कि सेक्शन बी में आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लिखना है जो 2 मार्क के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे आपसे। 2 मार्क के अकॉर्डिंग मतलब आपको 20 से 30 या 50 भी मान लो, 20 से 50 वर्ड लिमिट के अंदर आपको 2 मार्क के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है। बात समझ में आ गई? ओके, कितने क्वेश्चंस मिलेंगे 2 मार्क के? 7 क्वेश्चंस मिलेंगे। आ जाते हैं अब हम सेक्शन सी पर। फाइन। सो सेक्शन सी में आपको क्या मिलेगा? देखो, सेक्शन सी में आपको मिलेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पर? सेक्शन सी हैज 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क ईच। सो सेक्शन सी में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना है। टोटल 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। सेक्शन डी पे आ जाओ, इट हैज 1 लॉन्ग आंसर। मतलब आपको सेक्शन डी में सिर्फ एक ही लॉन्ग आंसर मिलेगा जो कि होगा 4 मार्क के अकॉर्डिंग। फाइन। सो यहाँ पे सेक्शन डी में आपको लॉन्ग आंसर अटेम्प्ट करना है 4 मार्क के अकॉर्डिंग, और वो भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा। यहाँ इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी। सेक्शन ई में 2 क्वेश्चन मिलेंगे, सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड, पैसेज बेस्ड, कैरिंग 4 मार्क ईच। तो ध्यान रखो, जो सेक्शन ई ऐड किया है इसमें आपको केस बेस्ड, सोर्स बेस्ड या पैसेज बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अब इनका भी जो मार्किंग होगी ना वो 4 मार्क ईच के अकॉर्डिंग ही होगी। मतलब जो लॉन्ग आंसर है और जो केस बेस्ड क्वेश्चन है वो 4-4 नंबर के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे। एक लॉन्ग आंसर होगा और 2 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए में। मतलब टोटल 3 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आपको लॉन्ग या एप्लीकेशन बेस्ड के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे। बाकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमाइज आपको प्रिपेयर करना है ना, ज़्यादा जो वेटेज है वो एमसीक्यूज का 2 मार्क 3 मार्क के क्वेश्चन का ही है। सो कुल मिला के मेरी बात समझ में आ रही है कि पूरे पेपर में 50 में से 12 मार्क्स का आपको लॉन्ग आंसर या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन 12 के बाद जो बचे पूरे मार्क्स हैं उन सभी से आपसे 2-3 और एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। सो मेरी कुल मिला के बात समझ में आ गई ना? क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि आपको जो प्रिपरेशन करनी है हर एक चैप्टर से वो आपको 2-3 1 मार्क के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना है। अब 4 मार्क के क्वेश्चन किस चैप्टर से करना है और कैसे करना है सेक्शन डी और ई में, वो हम इस पेपर के दौरान डिस्कस करेंगे। राइट, चलो तो स्टार्ट से एंड तक पूरा सैंपल पेपर देखना ताकि आपको समझ में आ सके। सेक्शन ए एमसीक्यू, जिसमें 1 मार्क ईच के अकॉर्डिंग आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे? यहाँ पर 12 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब इन 12 क्वेश्चंस में भी 10 क्वेश्चन आपको नॉर्मल एमसीक्यू मिलेंगे और जो 2 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके एआर बेस्ड रहेंगे, असर्शन एंड रीजन बेस्ड। ध्यान रखना 12 क्वेश्चंस आपको 1 मार्क के अकॉर्डिंग मिलना है, जिसमें से 10 प्रॉपर एमसीक्यू रहेंगे। क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, सही आंसर बता देना। लेकिन जो 2 क्वेश्चन होंगे 10 के बाद 11वां और 12वां जो क्वेश्चन होगा वो आपका असर्शन रीजन बेस्ड होगा। उसमें भी 4 ऑप्शन होंगे, कोई एक ऑप्शन टिक करना होगा। अब असर्शन क्या होता है, रीजन क्या होता है, हम डिस्कस करेंगे दौरान इस पेपर के। ओके, सो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड ये रहा आपके सामने। द डिजिटल डिवाइड सेपरेट्स। डिजिटल डिवाइड किसे सेपरेट करता है? डिजिटल डिवाइड से क्या चीजें अलग होती चली जा रही हैं? दोज हु हैव अ कंप्यूटर एंड दोज हु डू नॉट। वो पीपल जिनके पास कंप्यूटर है, जिनके पास नहीं है। यूरोप एंड अफ्रीका। दोज हु आर कंप्यूटर लिटरेट एंड दोज हु आर नॉट। जो कंप्यूटर लिटरेट हैं वो पर्सन या जो नहीं है वो, या नन ऑफ दी अबव। सो यहाँ पर बहुत ध्यान से समझो। डिवाइड तो समझ में आता है, ठीक है, लेकिन डिजिटल डिवाइड, डिजिटल जब वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब हमने समझा था किस चैप्टर में? समझा था इसका मतलब हमने समझा था साइबर एथिक्स वाले चैप्टर में, कि वो पर्सन जो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं टेक्नोलॉजी का? तो या तो वो इतने एजुकेटेड नहीं है, लिटरेट नहीं है, इस वजह से टेक्नोलॉजी में जो चीज़ें हैं उसे समझ नहीं पा रहे हैं, या उनका फाइनेंशियली कंडीशन स्ट्रांग है जिसकी वजह से वो कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी को नहीं परचेज कर पा रही है। इन दैट केस उनके पास होता है तो वो इतने स्मार्ट नहीं है, उनके पास में इतना एजुकेशन नहीं है जिसकी मदद से वो इन सारी चीज़ों को समझ सके, अपनी लाइफ को थोड़ा ईजी बना सके, इंटरनेट पर बेस्ड जो सर्विसेज है उन्हें एक्सेस कर सके। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? सी, दैट इज दोज who are computer literate and those who are not. So आज भी कुछ ऐसे रूरल एरियाज हैं, कुछ रूरल एरियाज की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं पहुँची है, ठीक है। सो इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड ऑल सारी चीज़ें निकालती हैं जिसकी मदद से लोग लिटरेट हो सकें। बल्कि मोदी जी ने तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं भी निकाली है जिसके थ्रू हर एक पर्सन का एजुकेट होना ज़रूरी है, ताकि वो एजुकेट होगा, वही बोलते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।
है ना। सो डिजिटल डिवाइड का मतलब समझ में आ गया ना, वो पर्सन जो कंप्यूटर लिटरेट हैं और वो जो नहीं है, उनके बीच का ये जो डिफरेंस है उसी को बेसिकली डिजिटल डिवाइड कहते हैं। ओके, सो समझ में आ गई मेरी बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज ई गवर्नेंस इज टेक्नोलॉजी दैट इंप्रूव्स। ई गवर्नेंस वो टेक्नोलॉजी है जो क्या इंप्रूव करती है? ए अकाउंटेबिलिटी, बी एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट प्रोसेसेस, सी ट्रांसपेरेंसी या डी ऑल ऑफ द अबव। सो पहले तो ई गवर्नेंस समझ लो क्या होता है, तो आंसर आप आसानी से बता सकते हो ना। ई गवर्नेंस, अब गवर्नेंस क्लियर है, पहले गवर्नेंस समझ लो। गवर्नमेंट के जितने भी वर्क होते हैं, आपको अपना आधार कार्ड बनाना है, इनकम टैक्स को अपडेट करवाना है, ठीक है, वॉट एवर वर्क गवर्नमेंट के थ्रू आपको ये पता करना है कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या पॉलिटिक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं एंड ऑल, आपको बेस्ट कॉलेज कैसे मिलेगा, आपको ये इन्फॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है, कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड सर्विसेज यदि आपको एक्सेस करनी होती है तो आपको क्या करना होता है, उन ऑफिसेज में जाना होता है, लंबे समय तक लाइन में खड़े रहना होता है, फिर आप इन्फॉर्मेशन निकाल कर आ सकते हो। बोलते हैं ना, गवर्नमेंट के चक्कर में पड़ जाते हो तो धक्के खा खा के आपके काम होते हैं। लेकिन वही चीज़ों को, इसी प्रॉब्लम को ओवरकम किसने किया भाई? ई गवर्नेंस ने। अब ई का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, मतलब आपको गवर्नमेंट के ऑफिस तक नहीं जाना है, अब आपके पास में वेबसाइट से गवर्नमेंट के, मतलब यदि हम आधार कार्ड अपडेट करवाना है आपको, या आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ, या कोई आपकी पॉलिसी रिन्यू करवाना है, वॉट एवर वर्क, जो भी आपका गवर्नमेंट की सर्विसेज से रिलेटेड वर्क है, हर एक काम आपको वेबसाइट्स के फॉर्मेट में मिल जाता है। आप आसानी से इंटरनेट टेक्नोलॉजी की मदद से उस काम को कर सकते हो, ठीक है। अब ई गवर्नेंस के क्या फायदे हुए, इसको कैसे इंप्रूव किया जा रहा है, मतलब क्या इंप्रूव कर रहा है ई गवर्नेंस? अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी। सो ऑब्वियस ऑल ऑफ द अबव, ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंट की जो प्रोसेस है वो इफिशिएंट होती जा रही है, अकाउंटेबिलिटी, ये तीनों चीज इंप्रूव हो रही है ना भाई ई गवर्नेंस से। तो समझ में आई मेरी बात? ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। अब ये ई गवर्नेंस वाले टॉपिक पर, जो कि चैप्टर नंबर 2 का है, इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज वाला जो चैप्टर है आपका चैप्टर 2, उसमें हर एक सेपरेट वेब सर्विस पे हमने क्या बनाई है, एक एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, ठीक है। होप आपने देखी भी होगी, नहीं भी देखी है तो जो स्टूडेंट न्यू है, डिस्क्रिप्शन में लिंक, अगेन आई एम टेलिंग कि आप ई गवर्नेंस वाला टॉपिक अच्छे से समझ लेना। ई ग्रुप, ई गवर्नेंस, ई बैंकिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट से वेब सर्विसेज है जिन पर बेस्ड क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना? सो ई गवर्नेंस क्लियर हो गया कि जो गवर्नमेंट काम पहले आप बिना इलेक्ट्रॉनिक मींस के, मतलब आप ट्रैवल करके गवर्नमेंट ऑफिस तक जाते थे, लाइन में खड़े होते थे, एक से ज़्यादा बार विजिट करते थे और फिर भी आपका काम नहीं होता था। सो आज वही चीज़ें गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं पब्लिक की फैसिलिटीज़ को ध्यान में रखकर क्या कर दी है, इलेक्ट्रॉनिक कर दी है। एमपी ऑनलाइन जैसे आपकी वेबसाइट जो होती है वो भी एक गवर्नमेंट वेबसाइट है, india.gov.in, ये सारी वेबसाइट्स आपकी गवर्नमेंट वेबसाइट्स है जो जनरल पब्लिक को, पर्सन्स को क्या प्रोवाइड करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप 24/7 आवर्स किसी भी समय इनका बेनिफिट ले सकते हो। तो मेरी बात क्लियर हो गई, ई गवर्नेंस का मतलब क्लियर, फाइन। सो ये तीनों चीज़ें, ये तीनों बेनिफिट्स है कहीं ना कहीं ई गवर्नेंस के, फाइन। नाउ What is the secured version of file transfer protocol? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का सिक्योर वर्जन क्या है? सो ये भी हमने सेकंड चैप्टर में अगेन पढ़ा था, इंटरनेट एंड वेब सर्विस वाले चैप्टर में, कि FTP दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका यूज किया जाता है जब आप नेटवर्क में किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक फाइल को ट्रांसफर करते हो तो, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल बेसिकली वर्क करता है। अब यहाँ पर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है, इसका और लेटेस्ट वर्जन आया, जिस वर्जन की मदद से, जिस प्रोटोकॉल की मदद से आपकी फाइल सिक्योरली ट्रांसमिट हो रही है कि नहीं हो रही है ये आपको पता चलता है। तो जब आपकी फाइल सिक्योरली एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर ट्रांसमिट होती है तो उसके लिए जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज किया जाता है वो कौन सा होता है? EFTP, SFTP, SMTP या EMTP। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका SFTP, दैट इज S for secure, FTP that is file transfer protocol. So securely file transfer protocol, secure file transfer protocol इसका फुल फॉर्म होगा। ओके, अब वही इनमें वही इंक्रिप्शन टेक्निक का यूज किया जाता है जिसकी मदद से ये क्या हो जाते हैं, सिक्योरली फाइल को ट्रांसफर करते हैं। बाकी EFTP, EMTP नाम से कोई प्रोटोकॉल एग्जिस्ट नहीं करता है। SMTP होता है एक प्रोटोकॉल जिसका नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रीवियस सैंपल पेपर्स देखे होंगे आपने, तो आपने इसमें इसका फुल फॉर्म देखा होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखे होंगे, ठीक है। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मैसेज को सेंड करने के लिए, ईमेल को बेसिकली ईमेल को सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। जब आप ईमेल सेंड करते हो किसी रिसीवर तक, तो सेंड करते टाइम आपका मेल जब पहुंचता है रिसीवर को, तो सेंडिंग के टाइम पे ईमेल को ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटोकॉल वर्क करता है जब, वो होता है SMTP। समझ में आई बात? ओके, सो डाउट नहीं होना चाहिए, हर एक टॉपिक हमें क्लियर होना। नाउ नेक्स्ट,
फोर्थ क्वेश्चन, सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स। सर्वर वो कंप्यूटर्स होते हैं जो कि रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं अदर कंप्यूटर्स को, कनेक्टेड टू अ, जब वो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं तब। ओके, सो ये कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड कैसे होते हैं? क्लाइंट, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर या नेटवर्क। सो जैसे कि मैंने आपको बताया क्या कि जब हम सर्वर की बात करते हैं तो सर्वर वो सिस्टम होता है, क्या होता है? सर्वर वो सिस्टम होता है जो कि मल्टीपल क्लाइंट सिस्टम जो उससे कनेक्टेड हैं, मल्टीपल क्लाइंट सिस्टम, ये सभी क्लाइंट्स हैं जो उससे कनेक्टेड है, उनकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। क्लाइंट का काम होता है रिक्वेस्ट सेंड करना, सर्वर का काम क्या होता है? रेस्पॉन्स को सेंड करना। ठीक है, तो इस बेसिकली कनेक्टिविटी को, जिस कनेक्टिविटी में ये काम कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, सर्वर रिस्पॉन्स सेंड कर रहा है, क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, इस कनेक्टिविटी को क्या कहा गया है? क्लाइंट, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। तो भाई क्लाइंट तो कंप्यूटर सिस्टम हो गया, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, ये भी कंप्यूटर्स हो गए। नेटवर्क में ये सभी कनेक्टेड होते हैं ना, सो नेटवर्क में जब कनेक्टेड होते हैं तभी ये काम हो सकता है कि सर्वर रिसोर्सेज, फाइल्स, वेबसाइट्स को शेयर कर पाए, है ना, सेंड कर पाए किस तक? नेटवर्क में जो बाकी के कंप्यूटर कनेक्टेड है वहां तक। सो क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर? नेटवर्क। ओके, क्योंकि नेटवर्क में ही क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो किया जाता है जो कि ये होता है। ठीक है, बेसिकली। नाउ फिफ्थ, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग डेटा पैकेट्स इज कॉल्ड। ओके फाइन, नेटवर्क में डेटा आपका ट्रैवल करता है। ठीक है, आपकी एक फाइल है, सपोज एक सेंडर सिस्टम है। ओके, ये आपका सेंडर सिस्टम हो गया जो कि डेटा को सेंड कर रहा है, और ये रिसीवर सिस्टम, ये दो सिस्टम नेटवर्क में कनेक्टेड है। अब सेंडर सिस्टम ने कोई फाइल सेंड करी। ओके, अब वो फाइल बहुत लार्ज फाइल है या लार्ज नहीं भी होती है तो भी नेटवर्क में जब ये कनेक्टेड हैं सिस्टम्स और फाइल आपकी ट्रांसफर होती है तो ये फाइल आपकी स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड हो जाती है। पैकेज 1, 2, 3, बाकायदा इनमें हेडर वगैरह सब अटैच होता है और फिर ये पैकेट्स रिसीवर तक पहुंचते हैं। ठीक है, सो जैसा कि प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग डेटा पैकेट्स, और डेटा पैकेट्स ये एक्सचेंज हो रहे हैं, सेंडर से रिसीवर सिस्टम तक जा रहे हैं, उसी ऑर्डर में जाए, फिर ये वापस से असेंबल होते हैं यहाँ पर रिसीवर तक, फिर उसी फॉर्मेट में पहुंचते हैं जैसे सेंडर ने सेंड किया था। सो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पैकेट स्विचिंग, पैकेट शेयरिंग, पैकेट चेंजिंग, पैकेट स्नैचिंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा जो हमने भी पढ़ा था वो था ए, दैट इज पैकेट स्विचिंग, कि पैकेट सेंडर सिस्टम से क्रिएट होते हैं और रिसीवर सिस्टम पर आकर वही सारे पैकेट्स फिर रीअसेंबल होते हैं उसी फॉर्मेट में जैसे सेंडर ने सेंड किए थे। ठीक है, और प्रॉपर वो नेटवर्क केबल के थ्रू ट्रैवल करते हुए रिसीवर सिस्टम तक पहुंचते हैं। तो होल प्रोसेस इज नोन एज पैकेट स्विचिंग, नॉट शेयरिंग, चेंजिंग एंड स्नैचिंग। ये तीनों आपके रॉन्ग है, कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ओके, नाउ नेक्स्ट, सिक्स्थ, व्हाट इज द टर्म फॉर अनसॉलिसिटेड ईमेल? अनसॉलिसिटेड ईमेल के लिए यहाँ पर कौन सी टर्म यूज की गई है? अब ईमेल की बात हो रही है, ध्यान रखना, अनसॉलिसिटेड ईमेल जो आप नहीं चाहते हो, जो आपके जंक मेल्स होते हैं या फिर जो अननोन मेल्स होते हैं, अननोन वेबसाइट से आए हुए होते हैं। ठीक है, सो उन्हें हम अनसॉलिसिटेड ईमेल्स बोलते हैं। तो ये टर्म किससे रिलेटेड है? स्पैम से रिलेटेड है, बैकबोन, यूजनेट, न्यूज ग्रुप। सो ऑब्वियस आप सभी को पता है कि जब आप ईमेल सेंड करते हो तो आपने देखा होगा कि स्पैम नाम का एक फोल्डर होता है जिसमें सारे जंक मेल्स आते हैं या फिर जो आपके मेलवेयर सॉफ्टवेयर के थ्रू भी जो मैसेजेस होते हैं, मेल्स होते हैं, वो सब भी वहीं आते हैं स्पैम फोल्डर में, राइट? जैसे कि हमने पता किया, देखा भी जब मैंने पढ़ाया भी। तो स्पैम फोल्डर किससे रिलेटेड है? आपके अनसॉलिसिटेड ईमेल्स के लिए ही होता है, राइट? अब बैकबोन, यूजनेट, ये कोई भी आपके ईमेल से रिलेटेड नहीं है, है ना? सो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? ए, दैट इज स्पैम फोल्डर। फाइन। नाउ सेवेंथ, टू डिस्प्ले x+y का होल स्क्वायर, करेक्ट HTML कोड इज फाइन। अब आपको क्या करना है, देखो x+y होल स्क्वायर है, इसके लिए आपको HTML कोड लिखना है। क्या लिखना है आपको इसके लिए? HTML कोड। आपको ब्राउजर पे इस पर्टिकुलर कोड को रेंडर करवाना है, तो HTML कोड क्या लिखोगे आप? अब आपको ये समझना चाहिए यहाँ पर कि जो 2 है वो इस पर्टिकुलर जो आपने लाइन लिखी हुई है, जो कोड लिखा हुआ है x+y इक्वेशन, उसके टॉप पर है, पावर के फॉर्मेट में है। तो जब पावर के फॉर्मेट में आपको HTML कोड में कुछ लिखना होता है तो उसके लिए हम टैग का यूज करते हैं, स्पेशलाइज्ड टैग होते हैं जिसका नाम होता है सुपरस्क्रिप्ट टैग, है ना? और जब आपकी पावर नीचे होती है, जैसे कि हम बात कर ले H2O, केमिस्ट्री का एक फॉर्मूला, तो यहाँ पर पावर क्या है? लेटर के नीचे है ना, सो इसके लिए हम यूज कर लेते हैं जिस टैग को, वो होता है सबस्क्रिप्ट टैग।
सो यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए जिस टैग का हम यूज करेंगे वो कौन सा होगा, सुपर स्क्रिप्ट। तो याद रखना सुपर मतलब ऊपर, तो पावर जब आपकी ऊपर है पावर के फॉर्मेट में, एक्सपोनेंशिएशन के फॉर्मेट में, तो सुपर स्क्रिप्ट टैग को यूज करना है। अब सुपर स्क्रिप्ट टैग को यूज करने का सही तरीका क्या होगा, जैसे कि हमें पता है कि सुपर स्क्रिप्ट टैग एक कंटेनर टैग है, इसी में आप पर्टिकुलर कोड लिखोगे जिसको पावर के फॉर्मेट में आपको शो करवाना है। कंटेनर टैग मतलब इसका स्टार्ट टैग भी होता है, एंड टैग भी होता है। तो ऑप्शंस देख लो क्या सही होगा। पहली बात तो इन्होंने यहाँ पे सबस्क्रिप्ट टैग का यूज कर लिया, फर्स्ट ऑप्शन में रॉन्ग हो गया। दूसरा देखो सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज किया हुआ है, राइट। देखो ध्यान से कैसे यूज किया हुआ है, एक्स प्लस वाई, ओके, बट यहाँ पे एक्स प्लस वाई स्मॉल लेटर्स में या कैपिटल लेटर्स डजेंट मैटर, बट ये कैसे लिखा हुआ है, ब्रैकेट में। यहाँ पे ब्रैकेट दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है ना। सुपर स्क्रिप्ट टैग को तो सही तरीके से यूज किया, बट यहाँ ब्रैकेट नहीं दिख रहा है, राइट। तो अब इससे क्या होगा, इसका जो आउटपुट आएगा ना वो कुछ इस तरीके से आएगा, बट ये नहीं चाहिए हमें, आउटपुट तो हमें प्रॉपर इस तरीके से चाहिए। सो आपका ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया, बी वाला भी रॉन्ग हो गया, ए भी रॉन्ग हो गया। सी पे आ जाओ। ओके, सी पे देखो एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है पहले प्रॉपर ब्रैकेट में, ठीक है, फिर सुपर स्क्रिप्ट 2 और सुपर स्क्रिप्ट को क्लोज भी किया है, तो ये हमें बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। डी वाला देखो, डी वाला क्यों रॉन्ग दिया हुआ है, सुपर स्क्रिप्ट टैग ऐसे लगा दिया तो ये पूरा नंबर ही पावर में चला जाएगा, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, पूरा सारे होल स्क्वायर तो बनेगा ही नहीं, ये पूरा एज इट इज जो भी यहाँ पे कंटेंट लिखा होगा वो होल स्क्वायर में चला जाएगा, पावर में चला जाएगा, तो डी भी यहाँ पर रॉन्ग हो गया। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, तीनों में से कौन सा करेक्ट है, आपका सी वाला करेक्ट है। ए बी डी क्यों रॉन्ग है ये हमें समझ में आ गया, राइट। सो सुपर मतलब ऊपर, सुपर स्क्रिप्ट टैग याद रखना, सुपर और सब स्क्रिप्ट में कंफ्यूज मत होना। सब स्क्रिप्ट मतलब कि नीचे जब कोई नंबर आपको शो करना होता है तो लेटर शो करना है बेसिकली, तो उसके लिए सबस्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका सबस्क्रिप्ट के लिए भी बन सकता है, जैसे अभी ये सुपर स्क्रिप्ट के लिए हमें दिख रहा है। 8th क्वेश्चन, which of the following type of HTML tag is used to define an internal style sheet? Is used to define an internal style sheet. कौन सा यहाँ पर HTML का टैग है जो इंटरनल स्टाइल शीट को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। अभी तक हमने HTML के क्वेश्चन देख लिए कुछ प्रीवियस, अब ये आपका CSS वाले चैप्टर पर बेस्ड है, दैट इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या होता है हमें क्लियर है, प्रीवियस सैंपल पेपर से समझाती हुई आ रही हूँ, पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है कि जब आप चाहते हो कि अपना वेब पेज और ज़्यादा डेकोरेटिव हो, जो एक फॉर्मेटिंग आपने सेट की है वो सारे वेब पेजेस पे हो जाए, अपना टाइम बचाना चाहते हो, कोड कम लिखना चाहते हो, तो हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट बना लेते हैं। होती HTML पर ही बेस्ड है, बट यहाँ पर जो स्टाइल शीट्स आप क्रिएट करते हो वो 3 तरीके से क्रिएट करते हो। कौन कौन से 3 तरीके से क्रिएट करते हो, पहली होती है इनलाइन स्टाइल शीट, जहाँ पर हम यूज करते हैं स्टाइल टैग का, किसका यूज कर लेते हैं, स्टाइल टैग का, सॉरी स्टाइल एट्रीब्यूट का, किसका यूज कर लेते हैं यहाँ पर हम, स्टाइल एट्रीब्यूट का। इन लाइन मतलब समझ रहे हो ना, इन लाइन का मतलब समझना कि कोई टैग आप डिफाइन कर रहे हो, उस टैग के अंदर आपने स्टाइल एट्रीब्यूट यूज कर लिया, जैसे बाकी सारी प्रॉपर्टी सेट करते हो वैसे। दूसरा यहाँ पे होता है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS का क्या मतलब हुआ, इंटरनल CSS मतलब यहाँ पर आप क्या करते हो, एक इंटरनल फाइल के साथ में, HTML फाइल के साथ में स्टाइल टैग का यूज कर लेते हो, किसका यूज कर लेते हो, स्टाइल टैग का, ठीक है, फॉर्मेटिंग के लिए। और तीसरा होता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। क्या होता है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एक्सटर्नल स्टाइल शीट में मतलब हम फॉर्मेट्स, जो भी आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उसकी एक अलग से स्टाइल शीट क्रिएट कर लेते हैं, और उस स्टाइल शीट को क्रिएट करने के बाद उसको हम यूज कर लेते हैं, लिंक कर लेते हैं अलग अलग वेब पेजेस के साथ। सो यहाँ पे आप क्या करते हो, एक्सटर्नल स्टाइल शीट में एक CSS फाइल क्रिएट कर लेते हो, ठीक है, जिसमें आप CSS फाइल में क्या करते हो, सिलेक्टर होता है, और उस सिलेक्टर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी और कॉलन लगा के उसकी वैल्यू को स्पेसिफाई करते चले जाते हो। मल्टीपल प्रॉपर्टी, मल्टीपल वैल्यू किसी भी सिलेक्टर की आप स्पेसिफाई कर सकते हो, और इसे आप सेव कर लेते हो किससे, .css एक्सटेंशन के साथ, और फिर जिस भी वेब पेज के साथ में आपको उसको एक्सेस करना है तो लिंक, किस टैग, लिंक टैग के साथ में आप इसको एक्सेस कर पाते हो, ठीक है। इस फाइल का नाम लिख देते हो लिंक टैग के साथ में, तो ये फाइल हर एक वेब पेज के साथ में लिंक हो जाती है CSS फाइल। हेड टैग में बेसिकली लिंक टैग का भी यूज किया जाता है, और यहाँ पे जो स्टाइल टैग इंटरनल में यूज कर रहे हो इसका भी यूज आप हेड टैग में कर सकते हो, ओके। लेकिन स्टाइल एट्रीब्यूट ईच टैग के साथ आप यूज कर सकते हो। तो ये मैंने बेसिक आपको यहाँ डिफरेंस बता दिया कि भाई CSS में हमने ये 3 टाइप की
CSS फाइल्स पढ़ी थी और इनका बकायदा प्रैक्टिकल भी देखा है, अच्छे से समझा है एग्जाम्पल्स के साथ। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ HTML टैग इज यूज टू डिफाइन एन इंटरनल स्टाइल शीट, तो इंटरनल स्टाइल शीट को डिफाइन करने के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है, तो क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है स्क्रिप्ट, लिंक, क्लास और स्टाइल। तो यहाँ पे जिस टैग का यूज किया जाता है वो होता है आपका स्टाइल टैग। ओके, क्लियर? नाउ नेक्स्ट 9th, which of the following property is used to increase or decrease the size of a font? फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करना है, फॉन्ट के साइज को डिक्रीज करना है। तो बेसिकली इसके लिए CSS का ही क्वेश्चन है। क्यों, कैसे पता चल रहा है? क्योंकि प्रॉपर्टी पूछी है, ध्यान रखना। एट्रीब्यूट होता तो HTML का होता। तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ यूज होगी फॉन्ट के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए? तो फॉन्ट टैग की कौन सी प्रॉपर्टी को यूज कर लेते हो, है ना? फॉन्ट सिलेक्टर की कौन सी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं फॉन्ट के साइज को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए? फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेरिएंट या फॉन्ट वेट। सो ऑब्वियस यहाँ पे जो यूज होती है वो होती है फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी। ध्यान रखना, फॉन्ट आपका सिलेक्टर होगा और उसके अकॉर्डिंग आप फॉन्ट साइज सेट कर पाओगे, और साइज की जो वैल्यू होगी वो आप PT में, PX में स्पेसिफाई करोगे, पिक्सल्स में या पॉइंट्स में। सो क्लियर हुआ? फॉन्ट वेरिएंट फॉन्ट को बोल्ड इटैलिक करने के लिए यूज होता है। फॉन्ट वेट, वेट मतलब फॉन्ट वेरिएंट में आप इसको इटैलिक या समथिंग कुछ शो करवा सकते हो, फॉन्ट वेट में उसका बोल्डनेस शो की जाती है। इसकी भी कुछ अलग अलग वैल्यूज होती है, सब हमने पढ़ा हुआ है। ओके, ऐसी फॉन्ट फैमिली होता है एक, जिसमें आप एरियल, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट की स्टाइल सेट कर सकते हो। सो CSS में 4 ही प्रॉपर्टी होती है, फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज और फॉन्ट फैमिली। ये 4 ध्यान रखना, इन चारों का काम ध्यान रखना। जब इन चारों का काम आपको ध्यान रहेगा तो इससे कंफ्यूजिंग कोई सा भी क्वेश्चन दे देना, आप क्लियर करके आओगे। तो मेरी बात समझ में आ गई? क्या समझाया मैंने? फॉन्ट साइज में आप फॉन्ट का साइज सेट करते हो, फॉन्ट वेरिएंट में आप फॉन्ट का इटैलिक रखना है, फॉन्ट अंडरलाइन रखना है, कैसा रखना है वो सेट कर सकते हो, है ना? इसकी प्रॉपर्टीज इस तरीके से। फॉन्ट वेट में आप फॉन्ट की को बोल्ड सेट कर सकते हो, ठीक है? और एक और होती है प्रॉपर्टी, दैट इज फॉन्ट फैमिली। सो फॉन्ट फैमिली की मदद से आप फॉन्ट का स्टाइल सेट कर सकते हो, लाइक एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, जैसे आपको सेट करना है, जो स्टाइल आपको रखनी है आप वो सेट कर सकते हो। ओके, सो ये 4 प्रॉपर्टी फॉन्ट सिलेक्टर से रिलेटेड होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इन सभी की वैल्यू बेसिकली हम किस में सेट करते हैं? PT या PX, मतलब पिक्सल्स या पॉइंट्स में, राइट? 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताना क्या है कि इनमें से टेबल टैग का कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है। अब ये आपका HTML से रिलेटेड क्वेश्चन है, HTML पार्ट 2 जो हमने पढ़ा, जिसमें हमने इमेजेस, लिंक्स, टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे वेब पेज में आप इसको क्रिएट करते हो, लिंक करते हो, वो सीखा था, है ना? सो टेबल टैग का एट्रीब्यूट, तो यहाँ पर टेबल टैग का कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है बताना है, ध्यान रखना, नॉट। तो इसके लिए हमें टेबल टैग के एट्रीब्यूट पहले पता होने चाहिए। पता करना चाहते हो टेबल टैग के सारे एट्रीब्यूट को? इवन आपको जो इंपॉर्टेंट मैंने बताए हुए हैं टैग्स, उन सभी के एट्रीब्यूट आपको पता होना चाहिए। तो अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरे सारे टैग्स को हम अच्छे से समझ चुके हैं। एक एक टैग्स को मैंने एक एक डेडिकेटेड वीडियो में समझाया है स्टूडेंट्स। टेबल टैग डाल के सर्च करोगे या प्लेलिस्ट को देखोगे, स्क्रॉल करोगे तो आपको टेबल टैग मिल जाएगा, उसके सारे एट्रीब्यूट्स मैंने वहाँ अच्छे से समझाए हैं। और पता है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। आंसर आपके सामने है, यहाँ पर जल्दी से बता दो कौन सा टेबल टैग का एट्रीब्यूट नहीं है। सो सीधी सी बात है, टेबल में आप बॉर्डर सेट कर सकते हो, टेबल का बैकग्राउंड सेट कर सकते हो, टेबल में बैकग्राउंड में कलर सेट कर सकते हो, बट SRC इज व्हाट? SRC इमेज टैग का एट्रीब्यूट है, जिसमें आपको सोर्स फाइल को सेट करना होता है कि कौन सी इमेज आपके सिस्टम में कहाँ स्टोर है, जिसे आप वेब पेज में सेट करने वाले हो। सो SRC इज नॉट द एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग, दैट्स व्हाई D इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया क्या है करेक्ट आंसर? D, क्योंकि टेबल में आप बॉर्डर सेट करते हो। भाई टेबल इस तरीके से होती है, रो कॉलम में डिवाइडेड होती है, तो ये जो लाइंस मैंने बनाई ये क्या है? बॉर्डर है। तो टेबल का बॉर्डर भी हम सेट करते हैं। कैसे सेट करते हो आप? टेबल टैग का यूज करते हो, बॉर्डर लिखते हो, बॉर्डर की वैल्यू आपको 2, 3, 4, 5 जो सेट करनी वो करो। अगर बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज नहीं करोगे तो टेबल में बॉर्डर नहीं दिखेगी, ठीक है? समझ में आ गई बात? इसके बाद यदि टेबल के पीछे बैक में, टेबल के बैक में यदि कलर सेट करना चाहते हो तो BG कलर एट्रीब्यूट का यूज करते हो। रेड कलर सेट करना है तो वो सेट हो जाने वाला है।
यदि बैक में इमेज सर्ट करना चाहते हो तो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज कर लेते हो। तो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज होती हैं वो वैल्यूज क्या होती है, यहाँ पर हम स्पेसिफाई करते हैं फाइल का नाम जो आपको एज ए बैकग्राउंड सेट करनी है पीछे। सपोज आपको कोई कंप्यूटर की इमेज सेट करनी है तो com.jpg इमेज होगी आपकी, तो वो एज ए बैकग्राउंड यहाँ पर सेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 एट्रीब्यूट तो हम टेबल के टैग के यूज करते हैं जिसमें बॉर्डर कंपल्सरीली एट्रीब्यूट होता है, अदरवाइज बॉर्डर आपको शो नहीं होती है। एसआरसी एट्रीब्यूट की यदि बात करें तो उसका यूज करते हैं हम इमेज टैग में। इमेज टैग मतलब img टैग बिना एसआरसी एट्रीब्यूट के यूज नहीं होता है, जिसमें आप ये बताते हो कि आपके सिस्टम में डी ड्राइव में सपोज कोई कंप्यूटर नाम की इमेज है जिससे आप क्या करना चाहते हो, अपने वेब पेज में एक्सेस करने वाले हो। तो img टैग में आप एसआरसी एट्रीब्यूट की मदद से उस फाइल का पाथ बताते हो, उस फाइल का नाम लिखते हो, तब इमेज आपको वेब पेज पर डिस्प्ले होती है। सपोज ये आपने वेब पेज क्रिएट किया, अब यहाँ पे आपको इमेज चाहिए, तो ये इमेज आपको दिखी कैसे, जब आपने एसआरसी एट्रीब्यूट से इस इमेज का पाथ बताया तब। ओके, सो क्लियर है अच्छे से क्वेश्चन कैसा पूछा है, इसके लिए आपको एट्रीब्यूट पता होना बहुत जरूरी है। अगेन आई एम टेलिंग स्टूडेंट्स, कुछ टैग्स हैं जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी लिस्ट में आपको यहाँ पे बता रही हूँ। इमेज टैग, ठीक है, इसके बाद आपका एंकर टैग जो लिंकिंग के लिए यूज होता है, टेबल टैग जिसकी मदद से टेबल क्रिएट करते हो, टेबल से रिलेटेड जो टेबल में इंक्लूडेड होते हैं वो TR, TH, TD, ओके, ये इंपॉर्टेंट टैग्स हो गए आपके। फाइन, आफ्टर दैट आपका जो आ जाता है यहाँ पे OL टैग, UL टैग, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट से रिलेटेड टैग्स हो गए। फाइन, ऐसे बहुत सारे टैग्स हैं जिनको पूछा जाता है। अब ये तो अपने स्पेशल टैग्स की बात हो गई। इसके अलावा जो आपका HTML फर्स्ट पार्ट से हमने कुछ टैग्स देखे थे जिसमें आपके हेडिंग टैग्स आते हैं, H1 से H6 तक जो हेडिंग टैग्स होते हैं वो, ठीक है। आफ्टर दैट इसके बाद आपका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तो बोल्ड टैग एक स्ट्रॉन्ग टैग के नाम से भी यूज किया जाता है, राइट। HR हॉरिजॉन्टल रूलर, BR लाइन ब्रेक करने के लिए यूज होता है, P पैराग्राफ टैग होता है, बॉडी टैग, बाकी जो बेसिक स्ट्रक्चर्स वाले जो टैग होते हैं वो तो है ही इंपॉर्टेंट। अभी जैसे हमने सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट देखा, तो ये कुछ लिस्ट है जो कि इंपॉर्टेंट टैग्स की है जिसके बारे में आपसे एग्जाम में 110% पूछा ही जाता है। बट कंफ्यूज मत होना, बहुत इजी होते हैं, इजीली समझ में आ जाते हैं। यदि एक बार आपने प्रैक्टिकल देखा होगा ना, हर एक टैग के एट्रीब्यूट पढ़ लिए, तो ये ईजी होगा आपके लिए, राइट। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। 1 to 10 हमने क्या देखे, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस देखे। अब 11 और 12 ये 2 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो असर्शन बेस्ड होंगे, असर्शन रीजन बेस्ड होंगे। सो असर्शन एंड रीजन होता क्या है पहले ये जान ले। इन शॉर्ट, वैसे तो आप समझ में आ ही गया होगा अगर 6 सैंपल पेपर पूरे सॉल्व किए हैं तो। असर्शन और रीजन 2 स्टेटमेंट होते हैं, ये 2 स्टेटमेंट आपको दिखेंगे इस क्वेश्चन में, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है असर्शन रीजन। इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, पहले क्या करना, पहले ध्यान से पढ़ना। पढ़ के आपने क्या ऑब्जर्व किया कि असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, या तो ये ऑब्जर्व किया, या आपने पढ़ा तो आपको ऐसा लगा नहीं यार असर्शन ट्रू है बट असर्शन फॉल्स है एंड रीजन ट्रू है। यदि आपने ये एनालाइज किया तो इसके अकॉर्डिंग ना 2 पर्टिकुलर COD ऑप्शन होंगे, A इज ट्रू, R इज फॉल्स, A इज फॉल्स, R इज ट्रू। तो बेझिझक इन पर टिक मार्क कर देना यदि कुछ भी आप दोनों में से कुछ भी एक एनालाइज करते हो तो। बट व्हाट, कब, जब दोनों ट्रू होते हैं, जब असर्शन भी ट्रू दिया रहता है, रीजन भी ट्रू दिया रहता है, दोनों ट्रू दिए हैं, तब क्या होगा, तब समझना कि जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब एक स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट का रीजन दिया रहेगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो ये रीजन क्या है बेसिकली उस स्टेटमेंट को डिफाइन करने का, तो वो रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो A करेक्ट हो जाएगा, A एंड R इज ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और यदि वो रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है और दोनों स्टेटमेंट ट्रू लिखे हैं तो R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर करेक्ट होगा। सो क्या बताया कुल मिला के मैंने आपको कि असर्शन रीजन को पहले ध्यान से पढ़ना, स्टेटमेंट पढ़ना और ये एनालाइज करना कि दोनों ट्रू दिए हैं या एक ट्रू एक फॉल्स दिया हुआ है। तो अगर एक ट्रू एक फॉल्स दिया हुआ है तो CD ऑप्शन होगा, और अगर दोनों ट्रू दिए होंगे तो AB में से कोई सा एक ऑप्शन होगा। फिर आपको ये एनालाइज करना है अगर दोनों ट्रू हो गए तो रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। अगर ये 2 चीज आपने एनालाइज कर ली सही तो इन 2 क्वेश्चन को 11-12 को आप बहुत आसानी से कर लोगे। अब काम की बात ये कि ये जो AR बेस्ड क्वेश्चन है आपसे कौन से चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, ये आइडिया हमें लगा जो आपके CBSE ने सैंपल पेपर निकाला। तो उसमें हमने ये देखा क्या कि HTML और इंटरनेट वाले चैप्टर पर ही बेस्ड आपके असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस होंगे। सो इन दोनों को अच्छे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेना।
अब HTML भी हमारा अच्छे से पढ़ा हुआ है और इंटरनेट वेब सर्विसेज भी हमारा अच्छे से किया हुआ है, और इन दोनों चैप्टर से ही AR बेस्ड क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स। ओके, चलो अब क्वेश्चन देख लें। असर्शन दिया है टू मेक अ ऑर्डर्ड लिस्ट वी कैन यूज OL टैग। अब ऑर्डर्ड लिस्ट हम सभी ने क्रिएट की है, जो कि नंबर्ड लिस्ट होती है, 1 2 3 4 5 लिस्ट तो सभी क्रिएट करते हो, तो OL टैग का यूज किया जाता है ऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। यस बिल्कुल, ये हमें पता है अच्छे से कि हम OL टैग का यूज करते हैं, उसमें LI टैग का यूज करते हैं, और जो लिस्ट आपको बनानी है वो लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हो। सपोज A B है ना, C, ये 3 एलिमेंट की आपको लिस्ट बनानी है, तो आपने इस तरीके से ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज किया, LI और OL टैग का यूज किया। तो इससे क्या होगा, इसका आउटपुट क्या जनरेट होगा, 1 2 3 ABC नाम से इस पर्टिकुलर 1 2 3 से ये लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अब इसमें आप वेरिएशंस भी कर सकते हो, यदि आपको ये 1 2 3 से शुरू नहीं करवाना है तो OL टैग का एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है स्टार्ट एट्रीब्यूट, उसका यूज कर सकते हो, टाइप एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हो, फिर आप इसमें लिस्ट में चेंजेस करवा सकते हो, क्योंकि कभी कभी लिस्ट ABC अल्फाबेट से शुरू होती है, रोमन नंबर्स III से शुरू होती है ना, वो सब वेरिएशंस हम इसके एट्रीब्यूट के थ्रू कर सकते हैं। सो 2 ही एट्रीब्यूट होते हैं जो इसके मेन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होते हैं, जिन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार्ट एंड टाइप, ये एट्रीब्यूट ध्यान रखना। पहला पॉइंट क्लियर, और उससे काफी ज्यादा मैंने आपको समझा भी दिया। ओके चलो अब रीजन देख लो जल्दी से। टू मेक अ अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो यहीं पर आपको समझ जाना चाहिए कि ये इसका रीजन तो नहीं है भैया, क्योंकि ऊपर ऑर्डर्ड लिस्ट की बात हो रही है और यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात कर ली, तो रिलेटेड कैसे हुए, तो असर्शन ट्रू। अब रीजन देखो, टू मेक अनऑर्डर्ड लिस्ट वी कैन यूज OL टैग। भाई ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए भी आप OL टैग का यूज करते हो और अनऑर्डर्ड के लिए भी क्या OL का यूज करते हो, कहीं कुछ तो गलत है ना। तो गलत क्या है, ये गलत है क्या, कि अनऑर्डर्ड लिस्ट यदि क्रिएट करनी होती है तो हम UL टैग का यूज करते हैं, ना कि OL टैग का। तो जब आप UL टैग का यूज करते हो और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करते हो तो कुछ इस तरीके से आपकी लिस्ट क्रिएट होती है, डिफॉल्ट बुलेटेड फॉर्म में, बुलेट नंबरिंग के अकॉर्डिंग आपकी लिस्ट क्रिएट होती है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या एनालाइज करा हमने कि असर्शन तो ट्रू है बट रीजन फॉल्स दिया हुआ है, रीजन कहीं से कहीं तक रिलेटेड ही नहीं है। तो क्या हो गया करेक्ट आंसर आपका C, दैट इज A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स। ओके क्लियर, नाउ देख लो आंसर। अब 12th क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन A, दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। असर्शन गिवन दिया हुआ है सिलेक्ट इज अ कंटेनर टैग। ओके, सिलेक्ट क्या है, एक कंटेनर टैग है, फाइन। अब दोनों क्वेश्चन भी HTML के हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। HTML और इंटरनेट वेब सर्विसेज, उन दोनों से ही AR बेस्ड क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना। सिलेक्ट इज अ कंटेनर टैग, सिलेक्ट एक कंटेनर टैग होता है, ये तो हमने पढ़ा है। कब पढ़ा है, जब हमने फॉर्म टैग को पढ़ा था, देखा है ना फॉर्म टैग वाली वीडियोस जिसमें हमने HTML फॉर्म्स बनाया है। एक स्पेशल वीडियो बनाई है मैंने HTML फॉर्म की, क्योंकि आपके कोर्स में मतलब चैप्टर्स में तो HTML फॉर्म दिया हुआ नहीं है, बुक के एकदम लास्ट में दिया हुआ है ना, देखा है ना, तो वहां पे HTML फॉर्म का मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है। इवन हमने HTML वेब पेज में ऑडियो वीडियो कैसे ऐड करना उसके भी एक एक पर्टिकुलर वीडियो बनाए हुए हैं। तो वहां पे हमने सिलेक्ट टैग को देखा था, तो सिलेक्ट टैग एक कंटेनर टैग होता है, राइट, तो ये ट्रू हो गया। अब ये देखो क्या रीजन इससे रिलेटेड दिया हुआ है या कुछ और ही लिखा है। रीजन, ऑप्शंस आर प्लेस्ड बिटवीन 2 सिलेक्ट टैग्स। तो इतनी लाइन पढ़ के तो ये समझ में आ गया कि रीजन जो है वो उसी से रिलेटेड लिखा है। अब एक्चुअल लिखा है क्या, ये पढ़ लो कि ऑप्शंस जो होते हैं सिलेक्ट टैग में, 2 सिलेक्ट टैग के बीच में, ईच विद पर्टिकुलर वैल्यू दैट गेट्स एसोसिएटेड विद सिलेक्ट नेम एट्रीब्यूट व्हेन चूजन। यस, ये भी ट्रू है और ये सिलेक्ट टैग से रिलेटेड ही लिखा हुआ है। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका A, दैट इज बोथ A and R ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ओके, अब देखना सिलेक्ट टैग मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। फॉर्म टैग का एक एट्रीब्यूट होता है, आपको वैल्यू सिलेक्ट करना है तो हमने फॉर्म के लिए फॉर्म टैग, इनपुट टैग, सिलेक्ट टैग, ऑडियो टैग, वीडियो टैग सारे किए हुए हैं, फाइन। सेक्शन B पे हम आ गए। अब सेक्शन B दैट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यहाँ से आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आपको हर एक क्वेश्चन 7 क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे, टोटल 7 क्वेश्चन। वो 7 क्वेश्चन 2 मार्क ईच के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिखना होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या होगा, देखो व्हाट आर ई ग्रुप्स। इंटरनेट वेब सर्विसेज का पहला क्वेश्चन मिलेगा आपको, ई ग्रुप क्या होता है। ई गवर्नेंस देखा ना अभी हमने MCQ में। अब ऐसे ग्रुप्स आप अपने क्लास में स्टूडेंट के साथ में ग्रुप क्रिएट कर लेते हो,
ठीक है, बिल्कुल वैसे ही आप डिजिटली यदि आप सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स का यूज़ करते हो, ठीक है, या फिर आप ब्लॉग्स, न्यूज़ ग्रुप, न्यूज़नेट का यूज़ करते हो, तो वहाँ पर आप ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, जैसे आप नॉर्मली ग्रुप क्रिएट करते हो वैसे ग्रुप्स, ठीक है, और ग्रुप में आप फिर डिस्कशन कर सकते हो, किसी एक टॉपिक पे बात कर सकते हो और एक कंक्लूजन तक पहुँच सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, ठीक है, बट ये सारे काम इलेक्ट्रॉनिकली हो रहे हैं, ऑनलाइन रह के जब आप ये काम करते हो तो वो ई ग्रुप्स कहलाते हैं, जिसके लिए कुछ वेबसाइट्स भी होती है जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। सो ई ग्रुप्स क्या हुआ, जैसे मैंने समझाया, अब इसके क्या फीचर्स हैं, क्या फीचर्स होते हैं इसके, वो देख लेते हैं, और क्या होता है ये समझ लो। 2 मार्क का क्वेश्चन है, एक मार्क्स के अकॉर्डिंग इन दोनों को अटेम्प्ट करना। सो ई ग्रुप्स आर फ्री ईमेल ग्रुप सर्विसेज दैट अलाउज अस टू इजीली क्रिएट एंड जॉइन ईमेल ग्रुप्स. ईमेल ग्रुप्स ऑफर अ कन्वीनियंट वे टू कनेक्ट विद अदर्स हु शेयर द सेम इंटरेस्ट एंड आइडियाज. यहाँ पर बात ईमेल ग्रुप्स की हो रही है, तो ईमेल ग्रुप्स भी आप क्रिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक ही पर्सन को ईमेल शेयर कर सको, आप ग्रुप में भी ईमेल कर सकते हो, राइट। तो ईमेल ग्रुप्स आप ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए ई ग्रुप वेबसाइट्स होती हैं। अब फीचर इसका हो गया आपका क्रिएटिंग फोल्डर्स, आप यहाँ फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, फाइल्स को भी अपलोड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ चैट ही कर सकते हो या ईमेल ही शेयर कर सकते हो, फाइल्स भी अपलोड कर सकते हो। सो फोल्डर्स आर इन ईजी वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स यूजिंग द वेरियस रिपोर्ट्स एंड डेडलाइंस। और अपलोडिंग फाइल्स का मतलब क्या हुआ, files have to be added individually by clicking on the add file link and browsing through the computer for the file you wish to upload. Okay, even you cut and paste, आप फाइल को कट पेस्ट भी कर सकते हो, ये फैसिलिटी भी हमें यहाँ मिलती है। सो ई ग्रुप्स के फीचर्स हमने देखे हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब देखा है, क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। अगेन डेडिकेटेड वीडियो एक हमने बनाया हुआ है ई ग्रुप पर भी, जितनी भी वेब सर्विसेज है, ई ग्रुप, ई गवर्नेंस, ई बैंकिंग, सब पर एक एक वीडियो बना हुआ है, एक ईमेल पे बना हुआ है, चैटिंग पे बनाया हुआ है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बनाया हुआ है। ये सब क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट वेब सर्विसेज हैं, इन सभी पर एक एक वीडियो बनाया है। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, एडवांटेज डिसएडवांटेज फीचर, ये तीनों जो मैंने बताया ना, सभी सर्विसेज के छोड़ना मत, अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना। 2-3 मार्क्स में यही पूछेंगे आपसे, मान के चलो छप चुके हैं आपके पेपर में, ठीक। 14th क्वेश्चन, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ई लर्निंग, ई लर्निंग की क्या मेथड्स होती हैं। सो ई लर्निंग अगेन नेक्स्ट वेब सर्विस। लर्निंग जब आप कुछ सीखते हो, आप क्लास में टीचर से कुछ सीख रहे हो, घर में पेरेंट्स से कुछ सीखते हो, है ना, बट व्हाट अबाउट यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग प्रोवाइड की जाए, जैसे कि आप मुझसे अभी पढ़ रहे हो और अपने कोर्स को कंप्लीट कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम में कैसे हाईएस्ट मार्क्स लेकर आना है ये सीख रहे हो, सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो आप किसका यूज़ कर रहे हो, आप कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो। सो वो स्टडी, वो लर्निंग जो कि स्मार्ट है, जिसमें आप डिवाइसेस का यूज़ कर पा रहे हो, डिवाइसेस का मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का यूज़ कर पा रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड ई लर्निंग, जिसकी मदद से 24/7 आवर्स आप कहीं भी बैठे हो, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। मतलब कि आपको कहीं ट्रैवल नहीं करना है, आपको प्रॉपर गेटअप में ड्रेसअप होके नहीं जाना है, आपको अलग से टाइम उसके लिए नहीं देना है, आप कैसे भी किसी भी कंडीशन में रहकर पढ़ाई कर सकते हो। बस आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होना चाहिए, मतलब आपके पास में कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, पीसी या फिर आपके पास में इंटरनेट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तभी आप ई लर्निंग वेबसाइट्स की मदद से अपने अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। सो ये चीज़ समझ में आ गई। इन दिस टाइप ऑफ ई लर्निंग, ई कोर्सेज आर मेड अवेलेबल टू द लर्नर्स इन द फॉर्म ऑफ CD और कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग विच कैन बी रन ऑन द लर्नर्स सिस्टम. E-courses can also be made available through web-based training which utilizes the internet as a platform like learning management system. अब देखो एक बात जो मुझे आपसे कहनी है कि जैसा यहाँ लिखा है ना, बिल्कुल ऐसा याद करके लिखने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये चीज़ समझ रहे हैं, हम प्रैक्टिकल लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट। तो आप अपनी ओन लैंग्वेज में भी आंसर लिख कर आओगे, या जैसे मैंने पढ़ाया हुआ है, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे भी लिख कर आओगे, तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसमें आप और क्या ऐड कर सकते हो, इसमें आप वेबसाइट्स का नाम ऐड कर सकते हो, एग्जाम्पल बता के आ सकते हो, और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए आंसर को, ठीक है। सो मेरी बात समझ में आ गई ना। नाउ 14th क्वेश्चन आपको मिलेगा चॉइस में, मतलब कि 2 मार्क्स में आपको चॉइस मिलेगी, जिसमें 14th क्वेश्चन में आपको और मिलेगा, और में या तो आप ई ग्रुप लर्निंग वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते या फिर इसके बेनिफिट्स अटेम्प्ट करते। तो क्या बेनिफिट्स दिए मैं देख लूँ। एफिशिएंट वे ऑफ डिलीवरिंग कोर्सेज एज द रिसोर्सेज आर अवेलेबल फ्रॉम एनीवेयर एंड एट एनी टाइम। ये लाइन तो हम सभी को अच्छे से पता है कि किसी भी टाइम पे आप किसी भी समय पर एफिशिएंटली कोर्सेज की स्टडी कर सकते हो। सब्जेक्ट के बारे में जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। स्टूडेंट्स कैन इंटरेक्ट विद देयर पीयर्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड थ्रू ग्रुप डिस्कशंस एंड प्राइवेट चैट्स।
This is also possible. The studying material can be accessed unlimited number of times. Clear? So समझ में आ गई? ये 3 पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं. 2 मार्क का क्वेश्चन है. 2 पॉइंट्स भी लिख कर आ सकते हो, 4 भी लिख कर आ सकते हो, 3 भी लिख कर आ सकते हो, बट 1 पॉइंट लिख कर मत आना, मार्क्स कट जाएंगे. 2 से ज़्यादा ही लिखने की कोशिश करना, 2 तो लिख कर ही आना. पॉइंट वाइज लिखना आंसर ज़्यादा बेस्ट होगा एज कम्पेयर टू दिस टाइप ऑफ पैराग्राफ टाइप, राइट. सो पॉइंट ही लिखे हुए हैं यहाँ पर, एंटर प्रेस नहीं किया है. बाकी आपको समझ में आ रही है ना मेरी बात? ओके. नाउ 15th क्वेश्चन, हाउ विल यू क्रिएट ईमेल लिंक. ईमेल लिंक कैसे क्रिएट की जाती है? ओके, सो वी कैन क्रिएट एन ईमेल लिंक ऑन वेब पेज. द ब्राउजर विल रीड एन ईमेल लिंक यूजिंग द वैल्यू स्टार्टिंग विथ मेल टू फंक्शन rather than HTTP with an email address rather than a web address. The syntax is given below. मतलब कि HTML में हमने देखा था लिंक एट्रीब्यूट. कौन सा था वो? लिंकिंग के लिए जिस टैग का यूज किया था वो था एंकर टैग. तो HTML में हमने एंकर टैग देखा था. एंकर टैग की मदद से आप लिंकिंग क्रिएट करते हो. आप किसी फाइल में, किसी वेब पेज में इंटरनल लिंकिंग भी कर सकते हो किसी सेक्शन के साथ, या किसी एक वेब पेज को किसी दूसरे वेब पेज के साथ में भी लिंक कर सकते हो. तो जनरली आप जो भी नेट सर्फिंग करते हो तो आपके सामने जो वेब पेजेस खुलते हैं वो लिंक्ड ही होते हैं, है ना. जब आप किसी इमेज पर या किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो कोई दूसरा वेब पेज आपके सामने ओपन हो जाता है. सो यहाँ पर जैसे आपने कभी देखा भी होगा इन दैट केस की कॉन्टैक्ट अस पर या नीचे ईमेल दिया रहता है उस पर क्लिक करते हो तो आप डायरेक्टली ईमेल अपने ईमेल अकाउंट पर या ईमेल वाले पेज पर पहुंच जाते हो जहां आप ईमेल कंपोज करते हो, राइट. सो वो चीज़ आपने देखी होगी. तो यहाँ पर HTML में वो भी पॉसिबल है कि आप एंकर टैग की मदद से ना सिर्फ वेब पेज को लिंक कर सकते हो बल्कि ईमेल का लिंक भी क्रिएट कर सकते हो, जिसके लिए फंक्शन जो यूज होता है वो होता है मेल टू फंक्शन. क्या यूज होता है यहाँ पर? मेल टू फंक्शन का यूज किया जाता है. उसके लिए आपको क्या करना होता है? तो एंकर टैग में आप जो लिंक क्रिएट करते हो वो href एट्रीब्यूट की मदद से क्रिएट करते हो. href एट्रीब्यूट मतलब यहाँ पर हम उस पर्टिकुलर वेब पेज का नाम लिखते हैं जिसको आपको लिंक करवाना है. ठीक है, तो यहाँ पर हमें जिस वेब पेज को लिंक करवाना है या तो आप उस वेब पेज का नाम लिखो. अब यहाँ पे ईमेल की लिंकिंग क्रिएट करना है तो यहाँ हम जिस फंक्शन का यूज कर लेंगे वो होगा आपका मेल टू फंक्शन. तो मेल टू फंक्शन में आप पर्टिकुलरली मेल आईडी का नाम लिखोगे जिस मेल आईडी को आपको लिंक करना है और एंकर टैग को यहाँ क्लोज कर दोगे. और सपोज क्लिक हियर पे क्लिक करने से ही पर्टिकुलर मेल ओपन हो या कोई मेल आईडी लिखी आपने तो वो पर्टिकुलर मेल आईडी यहाँ से ओपन हो जाएगी. तो मेल टू फंक्शन की मदद से हम क्या करते हैं? ईमेल का लिंक क्रिएट करते हैं. सिंटेक्स आपके सामने है, क्या दिया हुआ है? एंकर टैग का यूज किया हुआ है, href के अंदर मेल टू फंक्शन यूज किया हुआ है, योर यूजर नेम जिस पर आपको लिंक क्रिएट करवानी है @email account name.com. मतलब सपोज आपको अपने ईमेल आईडी पे लिंक क्रिएट करवानी है magnetbrains.com तो आप यहाँ पे magnetbrains का जो भी यूजर नेम है magnetbrainsbhopal@gmail.com आप उसका लिंक यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो. फिर ईमेल द यूजर नेम, इस पर लिंक क्रिएट हो जाएगा, देन एंकर टैग को क्लोज कर दिया. तो जैसे आपको वेब पेज में दिखेगा ईमेल द यूजर नेम, है ना, जहां पर आपको ईमेल द यूजर नेम दिखेगा, जब आप इस पर क्लिक करोगे, क्या करोगे? क्लिक करोगे तो आपके सामने ईमेल वाला पेज ओपन हो जाएगा. ईमेल वाला पेज समझ में आया? जहाँ पे सेंड वेंड बटन होता है, प्रॉपरली मेल आप कंपोज करते हो वहां पहुंच जाओगे. ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ मेल टू फंक्शन की मदद से. ओके, कौन से टैग में आप मेल टू फंक्शन का यूज करते हो? एंकर टैग में यूज करते हैं जिससे हम इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग भी करते हैं. 16th क्वेश्चन, व्हाट सोशल इम्पैक्ट डज ई गवर्नेंस हैव इन सोसाइटी? व्हाट सोशल इम्पैक्ट डज ई गवर्नेंस हैव इन ऑन ए सोसाइटी? सोसाइटी पर ई गवर्नेंस का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ये हमें बताना है. सो एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैज इंक्रीज्ड, ये हो रहा है ऑब्वियस. कॉस्ट रिड्यूस्ड हो रही है भाई, लोगों को जाना नहीं पड़ रहा है, ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा है गवर्नमेंट ऑफिस तक, ऑटोमेटिकली कॉस्ट रिड्यूस हो रही है. बस आपके पास में डिवाइस होना चाहिए, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, पीसी और इंटरनेट होना चाहिए, तब आप इजीली कोई से भी वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो. करप्शन एंड रिड्यूस, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती चली जा रही है ना. सो करप्शन कहीं ना कहीं हद तक कम होता जा रहा है. फास्ट प्रोसेसिंग, काम में भी आपको फास्ट प्रोसेसिंग मिल रही है. कैसे? आपका काम नहीं होता है तो आपने सपोज कहीं कंप्लेंट किया है किसी ऑफिस में, तो आपको टाइम टू टाइम उस कंप्लेंट का अपडेशन मिलता है.
ठीक है, आपको हर चीज़ का अपडेशन टाइम टू टाइम मिलता जाएगा। जब आपको पर्टिकुलरली किसी चीज़ के बारे में जानना रहेगा कि आपने कोई प्रोसेस या आपने कुछ अप्लाई किया हुआ है तो उसकी प्रोसेस कहाँ तक पहुँची है, सो फास्ट प्रोसेसिंग होती है, हर चीज़ आपको ईजी वे में मिल जाती है, आपको ऑफिस तक जाना नहीं है, ट्रैवल नहीं करना है, करप्शन का हिस्सा नहीं हो रहा है, बन रहे हैं आप यहाँ पर, करप्शन भी रिड्यूस हो रहा है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ई गवर्नेंस वेबसाइट्स के थ्रू हमें मिल रही है, राइट। तो ये उसके कुछ बेनिफिट्स ही हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि सोसाइटी पर, बेसिकली लोगों पर इसका क्या अफेक्ट है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हमने बताया। ओके, नाउ 17th क्वेश्चन अगेन इन और 14th और में देखा 2 मार्क का, 17th क्वेश्चन भी आपका और में मिलेगा आपको 2 मार्क के अकॉर्डिंग। व्हाट इज एससीपी? एससीपी दैट इज, कौन सा प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल की। देखो एससीपी, एसएफटीपी, ये सब सिक्योर प्रोटोकॉल हैं, जो बने हुए प्रोटोकॉल है पहले से, उनका सिक्योर वर्जन है। सो एससीपी सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल विच मीन्स द यूजर कैन कॉपी फाइल्स अक्रॉस एसएसएच कनेक्शन, सिक्योर शेल। जब दो सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं, डेटा उनमें ट्रांसमिट होता है, ठीक है, तो मतलब उनमें जब डेटा सिक्योरली ट्रांसमिट हो रहा है, इट मीन्स कि सिक्योर शेल के थ्रू वो आपस में कनेक्टेड है। इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन जैसी टेक्निक वहाँ यूज़ की जा रही है, एसएसएल प्रोटोकॉल वहाँ वर्क कर रहा है। तो एसएसएल प्रोटोकॉल के साथ सिक्योर सेल कनेक्टिविटी के साथ में ही ये प्रोटोकॉल पर्टिकुलर फाइल को ट्रांसमिट करता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर सिक्योरली, दैट इज सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल। मेरी बात समझ में आई? दैट कनेक्शन विल बी सिक्योरली एनक्रिप्टेड, इट इज वेरी सिक्योर वे टू कॉपी फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स। तो जब भी आप सिस्टम, सर्वर सिस्टम से या किसी सिस्टम से कॉपी करते हो किसी फाइल को, तो वो फाइल आपकी सिक्योरली कॉपी हो जाए, है ना। एसएसएच कनेक्शन के बीच में जब वो सिस्टम्स होते हैं, मतलब वहाँ पे एनक्रिप्शन टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है, तब ये प्रोटोकॉल वहाँ वर्क करता है। फाइन, समझ में आ गया। 17th क्वेश्चन, हाउ एन CSS बी इंटीग्रेटेड इनटू एन HTML पेज? CSS को कैसे इंटीग्रेटेड किया गया है HTML पेज के साथ? तो CSS को HTML पेज के साथ इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे आपको एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स का यूज़ करना पड़ता है। CSS का तीसरा टाइप, जिसमें आप अलग से एक CSS फाइल बनाते हो, .css एक्सटेंशन से सेव करते हो, फिर उसको HTML के साथ में लिंक कर देते हो लिंक एट्रीब्यूट की मदद से। सो देयर आर 3 ways ऑफ इंटीग्रेटिंग CSS यूजिंग स्टाइल टैग, मतलब स्टाइल टैग की बात कर रहे हैं इंटरनल स्टाइल शीट की। इन द हेड सेक्शन यूजिंग इनलाइन स्टाइलिंग, जिसमें आप क्या करते हो, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हो, या फिर सेपरेट फाइल, CSS सेपरेट फाइल बना के आप लिंकिंग करते हो उसको HTML टैग के साथ बाय लिंक टैग। जैसे मैंने बताया आपको, अभी हमने एक्सप्लेन किया था, देखा था प्रीवियस MCQ में कि CSS को आप 3 टाइप से क्रिएट कर सकते हो, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। आप इसको पॉइंट वाइज भी लिख कर आ सकते हो इस आंसर को, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही लिखो। ओके, इंटरनल में हम यूज करते हैं यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट का, ठीक है, टैग के साथ में, और यहाँ हम यूज करते हैं इसका स्टाइल टैग का, ठीक है, और यहाँ पर हम CSS फाइल बना लेते हैं, यहाँ पे फाइल नेम आ जाएगा, और उसको फिर हम लिंक कर देते हैं वेब पेज के साथ बाय लिंक टैग इन हेड सेक्शन, जैसे कि लिखा हुआ है। सो क्लियर हो गई मेरी बात अच्छे से? इसको आप इस तरीके से भी लिख कर आ सकते हो, पॉइंट वाइज भी लिख कर आ सकते हो, ऐसे भी लिख कर आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट HTML कोड टू डिस्प्ले एन ऑर्डर्ड लिस्ट। अब HTML कोड आपको यहाँ पर लिखना है, किसके लिए? ऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए ओल्ड टैग यूज होता है विद अपर केस रोमन नंबर। और ऑर्डर्ड लिस्ट भी कैसे क्रिएट होनी चाहिए आपकी? 1 2 3 4 डिफॉल्ट नहीं, अपर केस रोमन नंबर के साथ। तो अपर केस रोमन नंबर आपके इस तरीके से होते हैं ना, सो ऐसे ही आपके लिस्ट क्रिएट होनी चाहिए, वो भी अपर केस रोमन नंबर के साथ। सो ओल्ड टैग के किस एट्रीब्यूट का यूज करेंगे हम यहाँ पर अपर केस स्पेसिफाई करने के लिए? टाइप एट्रीब्यूट का। टाइप में आप बताते हो कि आपको लिस्ट अल्फाबेट, रोमन नंबर 1 2 3 कैसी रखनी है। और स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं जब आपको लिस्ट को किसी और नंबर से स्टार्ट करवाना है, आइदर ऑन 1। ओके, लिस्टिंग एनी 3 सब्जेक्ट। अब यहाँ पे लिस्ट किसकी क्रिएट करनी है? 3 सब्जेक्ट्स की। बीइंग टॉट इन योर स्कूल, तो सपोज आपके स्कूल में जो 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उनकी लिस्ट आप प्रिपेयर करो यहाँ पर। द वेब पेज शुड हैव अ रेड बैकग्राउंड। अब वेब पेज का जो बैकग्राउंड होगा वो रेड होगा, और टाइटल ऑफ द पेज शुड बी माय सब्जेक्ट। तो आपको यहाँ पर हेड टैग में टाइटल भी मेंशन करना है, और वेब पेज का बैकग्राउंड सेट करना है। तो उसके लिए बॉडी टैग में आपको BG कलर एट्रीब्यूट का यूज करना है, क्योंकि कलर एज ए बैकग्राउंड सेट करना है। सो जो काम की चीजें यूज होनी है यहाँ, वो हमें समझ में आ गई, और इसके रिगार्डिंग अब आपको कोड लिखना है। तो HTML कोड लिखने के लिए आपको सबसे पहले HTML टैग को यूज करना होता है। देन HTML टैग को इस तरीके से हम क्लोज करते हैं। दिस इज द रूट एलिमेंट, जिसमें फर्दर सारे टैग्स को आप यूज कर पाओगे।
टाइटल स्पेसिफाई करना है माई सब्जेक्ट, तो हेड टैग स्टार्ट किया, टाइटल टैग में आपने स्पेसिफाई कर दिया टाइटल, टाइटल टैग को क्लोज कर दिया, हेड टैग यहाँ पर क्लोज हो गया, ठीक है, ये हेड टैग क्लोज हो गया, ये HTML यहाँ क्लोज हो रहा है। बॉडी टैग में आ जाओ, बॉडी टैग में कलर, बैकग्राउंड कलर रेड सेट करना है हमें अकॉर्डिंग टू दिस कोड, तो बीजी कलर एट्रीब्यूट का यूज कर लिया, इज इक्वल्स टू उसकी वैल्यू रेड सेट कर दी। अब यहाँ पे हमें क्रिएट करना है ऑर्डर्ड लिस्ट 3 सब्जेक्ट के लिए, तो ओएल टैग को हमने यहाँ पे यूज किया, ये बॉडी टैग भी क्लोज। ओएल टैग में टाइप रोमन नंबर में स्टार्ट होना चाहिए, तो टाइप इज इक्वल्स टू सिंगल या डबल इन्वर्टेड में आप कैपिटल आई स्पेसिफाई करोगे कि इस टाइप की लिस्ट आपको प्रिपेयर करना है। 3 सब्जेक्ट एलआई टैग में जो लिस्ट आइटम है वो स्पेसिफाई कर दिए, एलआई टैग क्लोज करके, साइंस मैथ्स कंप्यूटर्स, और यहाँ पे आपका ऑर्डर्ड लिस्ट टैग क्लोज हो गया। सो इस तरीके से क्या होगा, आपको एज ए आउटपुट एक वेब पेज शो होगा जब आप इस फाइल को सेव करोगे, है ना, नोटपैड में बनाओगे, सेव करोगे .html एक्सटेंशन से, जब ब्राउजर पे ओपन करोगे तो आपको इस फाइल का जो टाइटल होगा माय सब्जेक्ट्स इस तरीके से दिखेगा, ये टाइटल बार होगी ब्राउजर की जहाँ पे आपको इस तरीके से टाइटल दिखेगा, और यहाँ पे आपको 3 लिस्ट शो होगी, III मतलब एक लिस्ट शो होगी जिसमें 3 नंबर्स होंगे, और वो जो वैल्यूज होंगी आपकी वो 3 सब्जेक्ट होंगे, साइंस मैथ्स कंप्यूटर्स, जो आपने पास की होगी वैल्यू वही आपको यहाँ मिलेगी। तो इस तरीके से आपको एक लिस्ट मिलेगी, और यहाँ पे जो बैकग्राउंड होगा वो बैकग्राउंड कौन सा होगा, वेब पेज का बैकग्राउंड आपका होगा यहाँ पर रेड। कौन सा बैकग्राउंड होगा, रेड बैकग्राउंड होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर सेट क्या कर दिया, बैकग्राउंड रेड कलर सेट कर दिया पूरे वेब पेज का। सो समझ में आ गई मेरी बात अच्छे से, कैसे आपको शो होगा, और डिफॉल्ट आपको जो ये टेक्स्ट होगा वो ब्लैक कलर का शो होगा। सो कोड क्या था, आउटपुट क्या आया, आउटपुट भी क्लियर है। तो कोशिश करना कि HTML कोड जब लिखने को आए तो आप उसको एज ए आउटपुट शो कर सको, आउटपुट के साथ बता के आओगे ना तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो कोड में कहीं कुछ मिस्टेक भी हुई तो आपका आउटपुट देख के आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। फाइन। 18th क्वेश्चन, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन सेल स्पेसिंग एंड सेल पेडिंग। 18th क्वेश्चन अगेन इन और। 14th देखा, 17th 18 दोनों आपको और में दिख रहे हैं। सेल स्पेसिंग सेल पेडिंग में क्या डिफरेंस है बता दो, ये किससे रिलेटेड है, किस टैग से, तो टेबल टैग में हमने देखे थे सेल स्पेसिंग और सेल पेडिंग का यूज कैसे करते हैं। सो क्या होता है, ये होती है एक टेबल, टेबल में जो रो कॉलम बनते हैं ना वो कुछ इस तरीके से सेल्स में डिवाइडेड होते हैं, है ना, क्या बताया मैंने, इस तरीके से सेल्स में आपकी टेबल डिवाइड होती है, रो कॉलम के इंटरसेक्शन से बनती है सेल। सपोज ये आपकी एक टेबल है, तो अब इन सेल के बीच की स्पेस, क्या बता रही हूँ मैं, सेल स्पेसिंग क्या हुआ, हर एक सेल के बीच की स्पेस, ये जो स्पेस बता रही हूँ ना मैं, ये सेल्स के बीच की स्पेसेस हैं, जो ब्लैक ब्लैक आपको लाइन दिख रही है, ये सेल्स के बीच की जो स्पेसेस होती है ये किस एट्रीब्यूट से सेट करते हो आप टेबल में, हम टेबल टैग में ये स्पेस सेट करते हैं जिस एट्रीब्यूट से, उसका नाम होता है सेल स्पेसिंग। क्या होता है, सेल स्पेसिंग। तो इंडिविजुअल सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है वो सेट करना है, तो आप सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट का यूज करते हो टेबल टैग के। ओके, अब सेल पेडिंग क्या हुआ, हर एक सेल में लिखा होता है कुछ ना कुछ कंटेंट, लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है, ओके लिखा होता है। तो सपोज यहाँ पे मैंने कंटेंट लिखा है 1 2 3, यहाँ पे कुछ ABCXYZ कुछ कंटेंट लिखा है, RZU, और यहाँ कुछ नंबर लिखे हैं 830 49 63 लाइक दिस। तो अब सेल पेडिंग क्या हुआ, जब आप चाहते हो क्या, जब आप चाहते हो कि कंटेंट और सेल के बीच में, सेल स्पेसिंग तो 2 सेल्स के बीच की डिस्टेंस, सेल पेडिंग जब कंटेंट और सेल के बीच में आप स्पेस देना चाहते हो तो ये सेल पेडिंग कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका, सेल पेडिंग। सेल पेडिंग मतलब आप सेल में स्पेसेस देना चाहते हो, कंटेंट और सेल वॉल के बीच में कितनी स्पेस रहे वो सेट करना चाहते हो तो आप सेल पेडिंग का यूज करते हो। ओके, सो दोनों समझ में आ गए, इन दोनों में ना डिफरेंस आता है लिखने को। एक रो स्पैन कॉल स्पैन, उसमें भी डिफरेंस आता है, वो भी टेबल टैग का ही एट्रीब्यूट होता है ना। तो ये जो 2 मैंने बताया, रो स्पैन कॉल स्पैन सेल स्पेसिंग सेल पेडिंग, ये इसमें कंफ्यूज तो होना ही मत, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। जैसे मैं समझा रही हूँ कि 2 सेल्स के बीच की स्पेस सेल स्पेसिंग, सेल और कंटेंट के बीच में यदि स्पेस देना है तो सेल पेडिंग का यूज करते हैं, है ना। सो समझ लो, सेल स्पेसिंग दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू सेट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल्स। सेल स्पेसिंग इज द नंबर ऑफ पिक्सेल्स बिटवीन दीज टेबल सेल्स। अब जो स्पेस है वो आप पिक्सेल्स में सेट करते हो, 12 px सेट करना है, pt पॉइंट्स में भी सेट कर सकते हो। सेल पेडिंग, दिस टैग सेट्स द मार्जिन विद इन अ सेल, it is pixel space inside the cells, distance between the cell content and the cell boundary।
सेल कंटेंट और सेल बाउंड्री के बीच की डिस्टेंस होती है, ये भी आप पिक्सल्स में ही मेजर करते हो, लिखते हो। फाइन। 19th क्वेश्चन सेक्शन बी का लास्ट। तो 7 क्वेश्चन हम देख चुके हैं, कुछ और के क्वेश्चन जो थे वो भी देख लिए। राइट कोड टू क्रिएट अ लॉगिन स्क्रीन। लॉगिन स्क्रीन क्रिएट करना है भैया, दिख रही है ना लॉगिन स्क्रीन, इसके लिए आपको लिखना है कोड। तो HTML में इस तरीके की लॉगिन स्क्रीन क्रिएट करना है तो आप किसका यूज़ करते हो? लॉगिन स्क्रीन मतलब एक तरीके का फॉर्म है, तो फॉर्म टैग की मदद से HTML में फॉर्म कैसे क्रिएट करना है पता है? तो फॉर्म टैग की मदद से आप ये फॉर्म क्रिएट करोगे जिसमें आपको 2 लेबल्स दिख रहे हैं, यूजर नेम पासवर्ड, और ये 2 टेक्स्ट बॉक्सेस दिख रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस 1, टेक्स्ट बॉक्सेस 2। तो ऐसे आप टेक्स्ट बॉक्सेस क्रिएट करोगे जिसमें यूजर वैल्यू इनपुट करेगा, तो इनपुट टैग की मदद से आप ये क्रिएट करोगे। इसी तरीके से आप ये बटन भी क्रिएट करोगे। फाइन। तो इनपुट टैग में ही हम टेक्स्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं, ऑप्शन स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके, सो कोड क्या होगा? कोड कुछ इस तरीके से होगा, देखो ध्यान से। फॉर्म टैग में हम लिखेंगे, इस फॉर्म को क्रिएट करेंगे, तो फॉर्म टैग ओपन किया, क्लोज किया, ऑब्वियस HTML बॉडी हेड टैग तो आएंगे, है ना। लॉगिन फॉर्म आप क्रिएट करने वाले हो, सबसे ऊपर लॉगिन दिख रहा था तो लॉगिन लिख दिया, लाइन ब्रेक किया, नीचे वाली लाइन में फिर आपको यूजर नेम लिखना है तो आपने यूजर नेम लिखा। अब आप इनपुट करना चाहते हो एक टेक्स्ट बॉक्सेस को, है ना, एक टेक्स्ट बॉक्स था तो यूजर नेम के बाद में इस तरीके से एक टेक्स्ट बॉक्सेस दिख रहा था ना, वो इस इनपुट टैग की मदद से दिख रहा है। फिर लाइन ब्रेक हुआ, लाइन ब्रेक के बाद में आ जाएगा आपका पासवर्ड, और पासवर्ड में फिर हमने इनपुट टैग का यूज कर लिया जिसमें टाइप क्या रख दिया कि एक पासवर्ड फील्ड है। तो यहाँ पे टाइप पासवर्ड क्यों रखा कि जब भी आप पासवर्ड लिखोगे तो वो पासवर्ड किसी को विजिबल ना हो, स्टार स्टार सिंबल से दिखे। तो पासवर्ड लिखने से क्या होगा कि वो जो टेक्स्ट बॉक्स होगा वो पासवर्ड टाइप का हो जाएगा। फिर लाइन ब्रेक किया, इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू सबमिट। तो अब यहाँ पे आप एक बटन क्रिएट करने वाले हो सबमिट, तो उसको इस तरीके से क्रिएट करना है कि किस तरीके का बटन बना रहे हो आप, सबमिट बटन बना रहे हो तो टाइप में सबमिट लिख दिया, फॉर्म टैग क्लोज कर दिया। तो 3 वैल्यूज आप इनपुट करोगे। क्या इनपुट करोगे? 3 वैल्यूज। यहाँ कुछ वैल्यू इनपुट करोगे और इस बटन पे क्लिक करोगे, तो क्लिक भी एज ए इनपुट ही जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक बटन, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस ड्रॉ किए जिनके लिए 3 बार इनपुट टैग का यूज किया, फॉर्म टैग में हमने इस पर्टिकुलर कंटेंट को लिखा है। ओके, नाउ सेक्शन सी पे आ गए। 2 मार्क के क्वेश्चन कैसे आए देख लिए अच्छे से। सेक्शन सी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 50 से 80 वर्ड लिमिट होगी यहाँ पर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। 3 मार्क के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। 19 तक हमने सेक्शन बी देख लिया, कहाँ तक देखा? 19 तक, राइट, ये 19th क्वेश्चन तक। अब 20th क्वेश्चन 3 मार्क का ये रहा, व्हाट आर दी 3 टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म? इज प्लेजरिज्म अ क्राइम? 3 टाइप के प्लेजरिज्म क्या होते हैं? क्या प्लेजरिज्म क्राइम है? क्राइम की कैटेगरी में आप इसको रखते हो? तो पहले तो प्लेजरिज्म जान ले, होता क्या है। प्लेजरिज्म इज द वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ सेक्शन ऑफ समवन एल्स वर्क विदाउट एट्रीब्यूशन एंड विदाउट कोटेशन मार्क। मतलब कि यहाँ पर किसी का क्रिएटिव वर्क, उसका खुद का बनाया गया आइडिया, या फिर कोई लिटरेरी वर्क, या फिर कोई आर्टिस्टिक वर्क, कोई म्यूजिक कंपोज किया है, एनीथिंग जो किसी पर्सन ने क्रिएट किया है, उसका राइट सिर्फ उसी पर होता है। कोई और पर्सन उसकी परमिशन के बिना उसके वर्क को यूज नहीं करता है तो यहाँ पर प्लेजरिज्म जैसा केस हम बोल सकते हैं कि आता है, ठीक है। तो प्लेजरिज्म क्या एक क्राइम है? जैसे कि कॉपीराइट होता है ना, कि कॉपीराइट इमेज है, कोई कॉपीराइट म्यूजिक है, साउंड है, उसको आप यूज नहीं कर सकते हो, आपको बकायदा उस ऑनर से परमिशन लेनी होती है ना। जब वो परमिशन देता है या फिर वो सेल कर रहा होता है किसी अमाउंट पे, तो आप उसे परचेज करो, फिर आप उसको यूज करो। कुछ सॉफ्टवेयर्स भी ऐसे होते हैं। बिल्कुल वैसे यहाँ पर इंटरनेट पे बहुत से आपको ऐसी चीजें मिलती है जिस पर किसी यूजर के राइट्स होते हैं, उनके राइट्स को ध्यान में रखकर ही आप उनकी चीजों को यूज करो। और यदि इनकेस आप यूज करते हो तो उसको मॉडिफाई करके शो करो। मतलब कि जैसे आपने किसी पर्टिकुलर ऑनर की कोई बुक की कुछ लाइन्स लिए, तो आप उसको रीफ्रेज करो, आप उसमें साइटेशन दो कि ये पर्टिकुलर इस ऑथर की, तब आप उसको यूज कर सकते हो। सो दिस इज द करेक्ट वे। सो यहाँ पे 3 टाइप के प्लेजरिज्म हो गए, डायरेक्ट, सेल्फ और एक्सीडेंटल। ओके, अब क्या ये क्राइम है? बेसिकली हम इसे क्राइम नहीं कहते हैं, बट ये इलीगल होता है, राइट। लीगल भी नहीं बोल सकते हैं हम इसको। सो प्लेजरिज्म इज एक्ट ऑफ टेकिंग अ पर्सन्स ओरिजिनल वर्क एंड प्रेजेंटिंग इट एज इफ इट इज वन ओन। प्लेजरिज्म इज नॉट इलीगल इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन मोस्ट सिचुएशंस। यूनाइटेड स्टेट्स में अगर बात करें तो इलीगल नहीं होता है। Instead, it is considered a violation of honor or ethics codes and can result in disciplinary actions from a person's school or workplace. So, कुल मिला के आंसर लिखने का तरीका समझ में आ गया? क्या लिख कर आओगे? अब यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, प्लेजरिज्म, ट्रेडमार्क, पेटेंट, सारी चीज़ हमने समझी दी। ओके, साइबर एथिक्स वाले चैप्टर में नेट एटिकेट्स क्या होते हैं,
इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपकी बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे पूछा जाएगा, ध्यान रखना। ओके, 21st क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपलोडिंग? वाओ, अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, सभी जानते हो। अपलोडिंग डाउनलोडिंग, पता नहीं कितनी फाइल्स डाउनलोड करते होंगे, राइट। तो अपलोडिंग क्या होता है? डाउनलोडिंग का जस्ट रिवर्स होता है। डाउनलोडिंग तो पता है ना, कोई भी फाइल इंटरनेट सर्वर से जब आप कॉपी करते हो अपने सिस्टम में ट्रांसफर करते हो तो वो डाउनलोडिंग हुआ। लेकिन जब आप कोई वेब पेज बनाते हो या कोई फाइल क्रिएट करते हो और उसको आप चाहते हो कि सर्वर पर स्टोर करना है, तो हम उसे अपलोडिंग कहते हैं। जनरली जब आप कोई पेज को होस्ट करते हो वेबसाइट के फॉर्मेट में या वेब पेजेस के फॉर्मेट में, तो वो अपलोडिंग होता है। सो गिव सम गाइडलाइंस फॉर सेफ डाउनलोड्स। तो अपलोडिंग क्या हुआ और डाउनलोडिंग के सेफ गार्ड्स क्या होते हैं, मतलब कि आप किस तरीके से सेफली किसी फाइल को अपने कंप्यूटर सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हो सकता है कि कभी आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो और उसमें वायरस वाली फाइल्स भी हो सकती है या कुछ हैकर्स या मिलवेयर सॉफ्टवेयर्स भी हो सकते हैं जिनके थ्रू वो फाइल क्रिएट की हुई। तो सेफली कैसे आपको ध्यान में रखकर उस फाइल को डाउनलोड करना है। तो दो चीज़ें यहाँ पे आपसे अलग अलग पूछी हैं, दोनों का आंसर अच्छे से करना। Uploading is the transmission of data or a file from a local computer to a remote computer, as from your PC to a website that you are constructing. It allows user to easily exchange files over network. इतना तो हो गया आपका अपलोडिंग का डेफिनेशन, जैसा कि मैंने बताया। While downloading any file, close all the applications that are running on your computer. Let only one set of file run at a time of downloading. जब भी आप कुछ डाउनलोड करते हो तो आपने ये चीज़ देखी होगी ना, जब आप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हो तो डाउनलोडिंग वाले सेक्शन में आपको फाइल डाउनलोड होती हुई दिखती है। कुछ इस तरीके से डाउनलोडिंग का ऑप्शन आपको दिखता है, यहाँ पे फाइल का नाम लिखा रहता है ना। एक बार आपको यहाँ दिखती है जो ब्लू कलर से फिल हो चुकी होती है कि कितना फाइल आपका डाउनलोड हुआ है, नहीं हुआ है। सो क्लोज ऑल द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू बी सेफ इफ समथिंग गोज रॉन्ग वाइल डाउनलोडिंग। सबसे मेन पॉइंट, जब आप कोई फाइल को डाउनलोड कर रहे हो तो सबसे पहला पॉइंट कि सारी जो इंपॉर्टेंट फाइल्स यदि कुछ खुली हुई हैं तो उसे आप क्लोज कर दो, फिर डाउनलोड करो। यदि कुछ मेलिशियस सॉफ्टवेयर या कुछ ऐसी फाइल्स होती है जो आपके सिस्टम को हार्म कर सकती है तो वो आपकी फाइल को भी करप्ट कर सकती हैं। सेट फायरवॉल्स, अपने सिस्टम को सिक्योर रखें ताकि डाउनलोडिंग के टाइम पे कोई वायरस वगैरह होता है तो फायरवॉल्स उसे डिटेक्ट कर सकें, और एंटीवायरस प्रोग्राम्स को स्कैन करके रखें ताकि वो आपकी फाइल, डाउनलोडेड फाइल को अच्छे से स्कैन करे और आपको पता है कि आपने कोई वायरस अफेक्टेड फाइल तो इंस्टॉल नहीं कर ली, डाउनलोड नहीं कर ली। Scan all the files after you download, whether the websites or a link received from emails. Always use updated antivirus. Antivirus सॉफ्टवेयर को भी अपडेटेड करते रहो। स्पैम फोल्डर को फिल्टर करो, है ना। स्पाईवेयर्स का यूज करो टू हेल्प डिटेक्ट एंड रिमूव वायरसेस स्पाईवेयर फ्रॉम द एप्लीकेशन यू वांट टू डाउनलोड। सो कुल मिला के यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने बताए डाउनलोडिंग से रिलेटेड और अपलोडिंग से रिलेटेड। कैसे लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है। यहाँ से डाउनलोडिंग का आंसर शुरू है जो सेकंड वाला है, और ये आपकी अपलोडिंग की डेफिनेशन है। इन्हें आप पॉइंट वाइज लिख कर आ जाना, ओके। जैसे पॉइंट वाइज हमने समझा तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। फाइन। नाउ नेक्स्ट 22nd, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ CSS? CSS के क्या लिमिटेशन होते हैं? अब CSS को तो हमने अच्छे से जान लिया। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स इसका फुल फॉर्म होता है। 3 तरीके की स्टाइल शीट आप क्रिएट कर सकते हो। अपने HTML डॉक्यूमेंट को और ज़्यादा डेकोरेटिव और इंप्रेसिव बनाने के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। कम कोड का यूज़ करके कितने ज़्यादा अच्छे से आप फॉर्मेट कर सकते हो डॉक्यूमेंट को, वो हमने CSS में सीखा। CSS के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ लिमिटेशन भी होती है। क्या होती है? इट कैन नॉट ऑलवेज अश्योर कंपैटिबिलिटी विथ एवरी ब्राउजर। यू नीड टू डू बी कॉशियस व्हाइल यू चूजिंग दिस स्टाइल सिलेक्टर। हर ब्राउज़र उसको एक जैसा ट्रीट करे, मतलब हर CSS कोड हर एक ब्राउज़र पे सेम हो, सेम वे में एक्सेस हो, ये ज़रूरी नहीं है। हर ब्राउज़र अपने अपने तरीके से स्टाइल शीट को रेंडर करता है। द पेरेंट सिलेक्टर टैग इज नॉट अवेलेबल। पेरेंट सिलेक्टर टैग जो होता है वो अवेलेबल नहीं होता, दस यू कांट सिलेक्ट द पेरेंट सिलेक्टर टैग। सम सिलेक्टर्स कैन लीड द क्रॉस ब्राउज़र इश्यूज ड्यू टू देयर लेस ब्राउज़र फ्रेंडली बिहेवियर। वही बात आ गई सबसे मेन कि लेस ब्राउजर फ्रेंडली होता है CSS। वी कैन नॉट रिक्वेस्ट अ वेब पेज थ्रू CSS। फाइन। सो HTML इज द बेस्ट। CSS का आप यूज कर सकते हो, बट ये ब्राउजर फ्रेंडली ज्यादा नहीं होता है, छोटा लिमिटेशन है इसका। फाइन। 22nd क्वेश्चन 3 मार्क्स का मिलेगा आपको और में। नेम मीडिया टाइप अलाउड बाय CSS। CSS के थ्रू आपको क्या मीडिया टाइप्स एलिमेंट्स या सिलेक्टर्स मिलते हैं जिनकी मदद से आप ऑडियो वीडियो को भी CSS फाइल में ऐड कर सकते हो। सो द डिफरेंट मीडिया टाइप्स अलाउड बाय CSS आर स्पीच, ऑडियो, विजुअल, टेक्टाइल मीडिया, कंटिन्यूअस और पेस्ड मीडिया, ग्रिप मीडिया और बिटमैप, इंटरैक्टिव मीडिया। तो ये कुछ मीडिया फाइल्स हैं जिनको आप CSS फाइल के साथ में यूज कर सकते हो, ओके। जैसे HTML फॉर्म्स, HTML ऑडियो वीडियो टैग का यूज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। क्लियर? अब इसको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि CSS में हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ओके।
23rd क्वेश्चन, मिस्टर आयुष इज स्टडिंग साइबर सिक्योरिटी। ओके, मिस्टर आयुष साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। यू बीइंग हिज फ्रेंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी। क्वेश्चन में इनडायरेक्टली आपसे पूछा गया है सॉफ्टवेयर पायरेसी के बारे में, क्या होता है, एक्सप्लेन करो, समझाओ। ठीक है, सो सॉफ्टवेयर पायरेसी इज एन अटेम्प्ट टू ब्रेक द लाइसेंस टर्म्स ऑफ अ पीस ऑफ अ सॉफ्टवेयर। बोलते हैं ना पायरेटेड सॉफ्टवेयर मत ले आना, ध्यान से देख कर लेकर आना सॉफ्टवेयर, है ना, उसी को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करो। पायरेटेड सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम को हैंग कर सकता है, कुछ वायरस अफेक्टेड भी होते हैं, है ना। सो पायरेटेड सॉफ्टवेयर पायरेसी बेसिकली वो अटेम्प्ट होता है जिसकी मदद से टू ब्रेक द लाइसेंस टर्म्स ऑफ अ पीस ऑफ अ सॉफ्टवेयर, किसी सॉफ्टवेयर की लाइसेंस टर्म को ब्रेक करके जो सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं बेसिकली वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। दिस इंक्लूड्स डाउनलोडिंग एंड इशूइंग using a program without paying for it, as well as buying, selling or giving away legitimated copies of game or any other pieces of software। समझ में आई मेरी बात? क्या समझाया यहाँ पर कि विदाउट पेइंग ऑफ इट आप इन सॉफ्टवेयर्स को बिना पे किए ले सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। आपको इंटरनेट पे भी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे जो पायरेटेड होंगे, है ना। अचंभे की बात ये होती है कि आपको मार्केट में तो वो पे करके अवेलेबल है, लेकिन यदि इंटरनेट पे किसी फेक वेबसाइट पे वही सॉफ्टवेयर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना है हमें, हमें पे करके लेना मंजूर होगा। स्पेसिफिकली यहाँ पर आपके कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे कि कुछ गेम्स की सीडीज होती हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स की सीडीज डीवीडीज भी आपको मिल जाती है जो पायरेटेड होता है। सो इट कुड मीन एक्सट्रैक्टिंग कोड फ्रॉम अ प्रोग्राम और मॉडिफाइंग इट विदाउट परमिशन इन ऑर्डर टू डू समथिंग दैट डेवलपर्स डिड नॉट विश टू डू। ओके, समझ में आ गई ना बात? क्या लिख कर आओगे, सॉफ्टवेयर पायरेसी से रिलेटेड कुछ आ जाएगा तो फाइन। इसको अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स। इसमें कुछ गाइडलाइंस भी आपको लिखनी थी ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। यू बीइंग हिज फ्रेंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। ओके, तो अब when you buy software, music, films, legally copyrighted law forbid us from giving a copy to friend, making a copy and then selling it, using the software on a network, renting the software without the permission of the copyright holder। So ये कुछ हमें नहीं करना होता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना कि when you buy software, music और films legally, यदि आप legally buy करते हो, so copyright law forbids us from giving a copy to a friend, okay, making a copy and then selling it, using this software on a network unless the license allows it। एग्जाम्पल जैसे कोई बिजनेस लाइसेंस वगैरह होता है। रेंटिंग द सॉफ्टवेयर विदाउट द परमिशन ऑफ द कॉपीराइट होल्डर, बिना परमिशन के तो आप कोई काम ही नहीं कर सकते हो। द प्रैक्टिस ऑफ कॉपीराइट सॉफ्टवेयर इज द सीरियस प्रॉब्लम इन सम कंट्रीज। Copying music, film, software illegally means that there is a less money available to pay the writers, developers and artists। तो ये कुल मिला के बात आपकी प्लेजरिज्म वाली आ रही है इस पॉइंट पे। समझ में आ रहा है ना? नाउ लिख करके आना है, आंसर कैसे लिखना है क्लियर हो गया हमें अच्छे से? फाइन। देखो, कॉपीराइट, प्लेजरिज्म, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, डिजिटल डिवाइड, ये जो कुछ टॉपिक जो मैं बोल रही हूँ ना, ये अक्सर पूछे गए हैं। 110% इनसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। फाइन, इस चैप्टर से छोड़ना नहीं इन टॉपिक्स को। सेक्शन डी दैट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो 4 मार्क का वो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन होगा जो आपसे 4 मार्क में लॉन्ग आंसर में पूछा जाएगा? तो यहाँ मिलेगा मात्र एक क्वेश्चन जिसमें आपको मिलेगी चॉइस, और में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सो वो होगा आपका HTML वाले चैप्टर पर बेस्ड क्वेश्चन। समझ में आया? सो लॉन्ग आंसर आपको प्रिपेयर करना है HTML वाले चैप्टर से स्पेसिफिकली, वही ज़्यादा मार्क्स का भी है, स्कोरिंग भी है। क्वेश्चन भी कुछ ऐसा होगा कि आपको वेब पेज दिया होगा, उस पर बेस्ड कुछ स्पेसिफिकेशंस, कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उनमें आपको फिर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब देख लेते हैं। केयरफुली स्टडी द वेब पेज गिवन बिलो। ये वेब पेज आपको दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखो, समझो। आइडेंटिफाई 10 टैग्स, क्या बताया ना है? 10 टैग्स के नाम बताना है, स्ट्रक्चरल एज वेल एज फॉर्मेटिंग टैग्स that have been utilizing in creating this web page and write the uses of each tag। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे कोड नहीं पूछा है कि इसको डिजाइन करने के लिए कोड लिखो। क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि इस वेब पेज को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसमें कौन से स्ट्रक्चरल और फॉर्मेटिंग टैग्स का यूज किया गया है। तो 10 टैग के आपको नाम बताने हैं यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर वेब पेज को डिजाइन करने के लिए क्रिएट किए गए हों, डिजाइन करने के लिए यूज किए गए हों। ठीक है, तो कौन से टैग हो जाएंगे? ध्यान से देखो। सबसे पहले तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, अच्छा सबसे बेसिक टैग
HTML टैग तो होगा ही ऑब्वियस, जिसके अंदर पूरा कोड लिखा जाएगा, राइट। ये तो हमें समझ में आ रहा है, फाइन। तो पहला टैग तो हम ये भी लिख सकते हैं, बट क्योंकि हमसे स्ट्रक्चरल फॉर्मेटिंग दोनों पूछा है तो हमने स्ट्रक्चरल टैग बता दिया। अब इस वेब पेज के टॉप पे आपको क्या दिख रहा है, टाइटल दिख रहा है, दैट इज सेव टाइगर। तो दूसरा टैग जो यहाँ पे हेड टैग में यूज किया होगा वो होगा आपका टाइटल टैग, जिसमें आपने स्पेसिफाई किया होगा टाइटल, जिसमें सेव टाइगर आएगा। तो दूसरा आपका हेड टैग टाइटल टैग आ गया। तो 2-3 टैग तो अभी हमने डिस्कस कर लिए। नाउ आगे देखो, कलेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर, और उसके बाद देखो एक लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रही है और वो लिस्ट है बुलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे बुलेटेड लिस्ट क्रिएट करने के लिए जिस टैग का हम यूज करते हैं वो होता है यूएल टैग, और यूएल में इन लिस्ट आइटम को स्पेसिफाई करने के लिए जिस टैग का यूज करते हैं वो होता है एलआई टैग। तो हेड, HTML, टाइटल, बॉडी टैग में आप ये प्रिपेयर करने वाले हो वो, ठीक है। और इसके बाद ऊपर देखो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक हेडिंग भी दिख रही है। तो हेडिंग टैग में H1 हेडिंग में आपने सेंटर में ये हेडिंग आपको सेट किया, तो सेंटर टैग हेडिंग 1 H1 टैग ये स्पेसिफाई कर दिया। इतना समझ में आया। फिर यहाँ राइट साइड पे आ जाओ, आपको ये टाइगर की इमेज दिख रही है, तो IMG टैग का यूज किया जिससे इमेज आपने सेट कर दी। आफ्टर दैट देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक टेबल दिख रही है, उस टेबल का टाइटल दिख रहा है। तो कैप्शन टैग से आपने क्या सेट करा, कैप्शन टैग से टेबल का टाइटल सेट किया। और टेबल टैग का यूज कर रहे हो पर्टिकुलरली टेबल को ड्रॉ करने के लिए, तो टेबल टैग में हम TR-TD टैग का यूज करते हैं। तो TR-TD टैग यहाँ यूज किए हुए हैं, ओके। अब इसके बाद देखो फॉर फादर इंक्वायरीज कॉन्टैक्ट अस, तो कॉन्टैक्ट अस पे क्या होगा, कॉन्टैक्ट अस पे जैसे क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे ईमेल की लिंक पर। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एंकर टैग का यूज किया और साथ ही मेल टू फंक्शन का यूज किया। तो कुल मिला के 10 से ज्यादा टैग्स मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं, है ना। सो 10 टैग आपको बताने हैं जो इस पर्टिकुलर वेब पेज को क्रिएट करने के लिए यूज किए गए हैं, जिसमें आंसर में देख लो लिखा है टाइटल टू स्पेसिफाई द टाइटल ऑफ द वेब पेज, बॉडी टैग कंटेन्स ऑल द कंटेंट दैट इज डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज एंड ऑल द वेरियस फॉर्मेटिंग एंड स्ट्रक्चरल टैग, UL tag used to create an unordered list, LI tag used to specify the various list item in a list, caption tag to provide the caption to the table। तो 5 तो ये हो गए, ओके। Table tag used to create the table in HTML document, TR tag stands for table row, used to create a table row, TD tag stands for table data, helps to create cells in the HTML table, image tag used to insert an image in the HTML document, and A tag stands for anchor tag, used the href attribute to provide the reference of the web page that you want to create hyperlink। सो क्या टैग्स हो गए और उनका क्या मतलब है वो भी समझाना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ टैग के नाम लिख कर आ गए। बाकायदा इस तरीके से भाई लगना चाहिए ना, लॉन्ग आंसर लिख रहे हो तो इसी तरीके से आंसर लिख कर आना, तब पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे, ओके। नाउ 25th क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर का हमने पहला 25th क्वेश्चन देख लिया, एक ही क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर का। अब उसी का और वाला क्वेश्चन, या तो वो अटेम्प्ट करना या तो ये अटेम्प्ट करना, दोनों HTML के ही मिलेंगे, फिर से बता रही हूँ। राइट द HTML कोड टू डिजाइन द वेब पेज एज शोन बिलो considering the specifications that follow. You can write code for any 4 specifications out of the given 5 specifications। अब इस और में भी देखो, या तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे या ये, और इस वाले क्वेश्चन में भी आपको फर्दर इंटरनल चॉइस दे दी कि 5 स्पेसिफिकेशन में से कोई 4 स्पेसिफिकेशन करना है और लिखना है आपको HTML कोड इन स्पेसिफिकेशंस को ध्यान में रख के। किस से रिलेटेड कोड लिखना है, इस वेब पेज से रिलेटेड कोड लिखना है। ये वेब पेज आपको क्रिएट करना है, इसके लिए आपको कोड लिखना है। कोड क्या रखना है, इन स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रख के, 5 दी हुई है, कोई भी 4 स्पेसिफिकेशन को ही आपको ध्यान में रख के करना है क्वेश्चन, चॉइस है भाई, ठीक है। तो पहले हम देख लें वेब पेज, ओके। ये वेब पेज आपको दिख रहा है, यहाँ क्लियर है। व्हाट इज सोशल नेटवर्किंग, हेडिंग टैग में लिखा होगा, ठीक है। तो हेडिंग टैग यहाँ यूज कर लिया, H1 टैग, फाइन। सेंटर में हेडिंग दिख रही है पूरे वेब पेज के। फिर एक बॉक्स आपको दिख रहा है, इस बॉक्स के अंदर आपको एक पैराग्राफ दिख रहा है। फिर उसके बाद देखो अगेन आपको सेंटर में, ये पेज के सेंटर में एक टेबल दिख रही है। टेबल का कैप्शन टैग में लिस्ट ऑफ मेजर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स लिखा है। टेबल की हेडिंग दिख रही है, तो टेबल के TH टैग से हेडिंग सेट कर दोगे आप, फाइन। 3 रो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ आ जाओ, राइट साइड पे आपको एक इमेज भी दिख रही है कंप्यूटर्स की, तो IMG टैग का यूज कर लोगे। मेन्यूज क्रिएट करोगे तो अगेन अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज कर रहे हो, यहाँ बुलेटेड 4 लिस्ट, यहाँ पे 4 आइटम्स की लिस्ट क्रिएट हो गई है, फाइन। तो हमने यहाँ पे जो एक ऊपर देख लिया कि कौन कौन से टैग यहाँ यूज हो रहे हैं, वेब पेज को देख के एक आइडिया लगा लिया, है ना, कि हेडिंग टैग में आपने हेडिंग स्पेसिफाई कर दी, ये पैराग्राफ टैग में आपने एक पैराग्राफ डिफाइन कर दिया, ये इमेज टैग से आपने इमेज स्पेसिफाई कर दी, टेबल टैग की मदद से आपने टेबल क्रिएट कर लिया, ये हेडिंग TH से क्रिएट कर ली, और ये कैप्शन टैग से आपने फिर
कैप्शन भी स्पेसिफाई कर दिया। ये आपने सेंटर टैग के अंदर स्पेसिफाई किया है क्योंकि सेंटर में पेज के शो हो रहा है। फिर यहाँ पे आपने यूएल टैग का यूज कर लिया जिसमें आपने एलआई टैग से ये सारे आइटम्स को स्पेसिफाई कर दिया। कॉन्टेक्ट अस यहाँ पे दिख रहा है, अगर चाहो तो इस पर लिंक भी क्रिएट कर सकते हो एंकर टैग से। अब पढ़ लेते हैं हम स्पेसिफिकेशंस की, जो हमने टैग्स एनालाइज किए इसी के अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशंस दी है या नहीं। पहली, title of the web page social networking and the heading level 1 at the middle of the web page what is social networking। जो हमने एनालाइज किया कि हेडिंग लेवल 1 का यूज करना है और मिड में हेडिंग शो होना चाहिए, तो सेंटर टैग का यूज करके आप हेडिंग को सेंटर में शो करवा सकते हो H1 टैग की मदद से। तो यहाँ पे आपके दो टैग यूज होंगे, सेंटर टैग और H1 हेडिंग टैग। दूसरी बात कि आपको टाइटल भी शो करना है जो कि वेब पेज में नहीं दिख रहा था, फिर भी टाइटल शो करवाना है, तो हेड टैग में आपको टाइटल भी स्पेसिफाई करना होगा। ओके, सोशल नेटवर्किंग, ये 4 टैग हमने यहाँ एनालाइज कर लिए। आफ्टर दैट स्पेसिफिकेशन टू द कैप्शन ऑफ द टेबल इज, टेबल का जो कैप्शन है वो लिस्ट द मेजर नेटवर्किंग वेबसाइट्स होगा जो टेबल है, तो कैप्शन टैग में हम कैप्शन मेंशन कर देंगे। ओके फाइन, ये भी स्पेसिफिकेशन, ये इस स्पेसिफिकेशन का आंसर, ये इसका आंसर। Specification 3, the tabular data 4 row and 2 columns is with border size 2 and gap between the cells 2। Again समझो ध्यान से, टेबल का बॉर्डर 2 रखना है और टेबल में जो सेल्स होंगी उन सेल्स के बीच में स्पेस देना है, स्पेस देना है 2 का, मतलब कि यहाँ सेल स्पेसिंग और बॉर्डर एट्रीब्यूट दोनों का यूज करोगे। तो टेबल टैग में आप जिन एट्रीब्यूट का यूज करोगे वो बॉर्डर एट्रीब्यूट होगा, 2 सेट करोगे, और सेल स्पेसिंग का आप यहाँ यूज करोगे, दैट इज 2। तो ये आपकी स्पेसिफिकेशन 3 हो गई। फोर्थ पे आ जाओ, इंसर्ट द पिक्चर नेम्ड computer.jpg, comp.jpg नाम की इमेज आपको इनपुट करनी है, इंसर्ट करनी है। तो फोर्थ स्पेसिफिकेशन में आप img टैग का यूज करोगे और src एट्रीब्यूट में इस इमेज का पाथ यहाँ पे लिख देना। क्लियर, तो इमेज भी आपकी शो हो जाएगी। फिफ्थ स्पेसिफिकेशन, ये चारों आती है तो ये चारों अटेम्प्ट कर देना, एक आधी नहीं आती है, डाउट लगे तो फिफ्थ भी पढ़ लो, कोई भी 4 ही करके आना है, ऑप्शन है आपके पास। क्रिएट द अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर देना जो मेन्यूज दिख रहे थे उसके अकॉर्डिंग। सो ये कुल मिला के आपके स्पेसिफिकेशन के आंसर हो गए। ये पता है तो कोड आप इजीली लिख लोगे। अब कोड देख लें फटाफट से। राइट, HTML टैग को स्टार्ट किया, हेड टैग देखा, हेड टैग में टाइटल टैग लगाया और ये टाइटल लिख दिया, पहली स्पेसिफिकेशन आपकी कंप्लीट। इसी के बाद बॉडी कलर, बॉडी टैग में बीजी कलर हमने अपने अकॉर्डिंग सेट कर दिया कि भाई बैकग्राउंड कलर पिंक सेट कर दो, कोई लिंक होगी तो वो ग्रीन कलर से शो होगी, एक्टिव लिंक होगी यदि आपने क्लिक करना होगा तो ब्लू कलर से शो होगी, लिंक को विजिट कर चुके होंगे तो वो रेड कलर से हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी स्पेसिफिकेशन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हुई। स्पेसिफिकेशन नंबर 1 पे फिर से आ जाओ। सेंटर टैग में हेडिंग में आपको फॉन्ट सेट करना था, मरून आपने सेट कर दिया, व्हाट इज सोशल नेटवर्किंग साइट, फॉन्ट टैग क्लोज किया, हेडिंग टैग क्लोज किया, सेंटर टैग क्लोज किया। ये अगेन आपका स्पेसिफिकेशन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ठीक, इमेज टैग सेट करना था, लास्ट स्पेसिफिकेशन, लास्ट सेकंड हमने इमेज देखी थी तो इमेज आपने इस तरीके से सेट कर दी, राइट साइड में आएगी, पेज के राइट साइड में शो रही थी, हाइट विड्थ भी आपने इमेज का सेट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ फॉन्ट कलर। अब एक पैराग्राफ आपको दिख रहा था तो ये पैराग्राफ पर्टिकुलरली हमने यहाँ पर लिखा। क्लियर, ये पैराग्राफ आपका आ जाएगा। ओके, इस पैराग्राफ के बाद पैराग्राफ टैग आपने क्लोज कर दिया, एंड कर दिया, राइट है ना, साइज भी सेट कर दिया, ये इतना पैराग्राफ आपका क्रिएट हो गया। अब टेबल की बारी आ रही है, तो पैराग्राफ टैग यहाँ पे क्लोज हो रहा है सेंटर में। ठीक है, क्या किया, सेंटर टैग लगाया और सेंटर टैग में आपने टेबल सेलेक्ट किया, तो टेबल का बॉर्डर 2, बॉर्डर कलर भी आप सेट कर सकते हो, सेल स्पेसिंग 5 यहाँ सेट किया है, फॉन्ट ब्लू होना चाहिए टेबल के। कैप्शन टैग देखो, ये कैप्शन इंपॉर्टेंट टैग जिसमें कैप्शन मेंशन किया है। टेबल रो, पहली 2 हेडिंग्स होगी, नेम और डिस्क्रिप्शन। फिर अगेन आपने यहाँ पे टेबल की रोज क्रिएट करी है टीडी टैग से, टीआर टैग से। ओके, सो समझ में आ रहा है कोड कैसे मेंशन किया है। अगर आपको टैग्स क्लियर हैं तो आप ये कोड आसानी से लिख कर आ सकते हो। कोड को अपने हिसाब से आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, बना सकते हो। जरूरी नहीं है जो स्पेसिफिकेशन में दिया है कि बिल्कुल वैसा ही लिखना है, जो स्पेसिफिकेशन में दिया है वो तो स्पेसिफाई करना ही है, उसके अदर देन आप कुछ टैग्स और भी बता सकते हो। फाइन, सो कुल मिला के बात समझ में आ गई। आगे देखो, ये टेबल पूरी कंप्लीट। नाउ एंकर टैग पे आ जाओ, एंकर टैग से लिंकिंग क्रिएट कर देना भाई। जो लिस्ट थी, ऑर्डर्ड लिस्ट हमने यहाँ क्रिएट करी, अब इस ऑर्डर्ड लिस्ट में लिंक है, हर एक ऑर्डर्ड लिस्ट में लिंक क्रिएट है, तो हर एक लिस्ट आइटम में आपने एंकर टैग का यूज कर लिया और लास्ट में आपने जो कॉन्टेक्ट टेस्ट वाला था उसमें मेल टू फंक्शन का यूज कर लिया। बॉडी टैग क्लोज, HTML टैग क्लोज। ओके, सारी स्पेसिफिकेशंस क्लियर, यूज कैसे किया ये क्लियर, डन।
नेक्स्ट सेक्शन ई, तो सेक्शन डी जिसमें एक ही लॉन्ग आंसर आपसे पूछा जाएगा, वो लॉन्ग आंसर होगा HTML वाले चैप्टर से। यहां आपको मिलेगी चॉइस और में या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना या ये अटेम्प्ट करना। फर्दर आपको यहाँ पे इंटरनल चॉइस मिलेगी, 5 में से 4 स्पेसिफिकेशन करना है। तो लॉन्ग आंसर तो आपसे अच्छे से सॉल्व हो जाएगा क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि HTML से आने वाला है, कैसा क्वेश्चन आने वाला है वो भी पता चल गया है, कैसी इंटरनल चॉइस मिलेगी वो भी पता चल गया है। तो बस अब देरी किस बात की है, जल्दी से वीडियोस लेक्चर्स देखना शुरू कर दो, सैम्पल पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो, HTML के प्रैक्टिकल्स देखो ताकि आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कर पाओ एग्जाम में, राइट। नाउ सेक्शन ई केस बेस्ड क्वेश्चंस, यहाँ आपको मिलेंगे जो कि मिलेंगे 2 क्वेश्चंस, 24, 25 और 26 2 क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे। 4 मार्क के अकॉर्डिंग 2 केस स्टडी हमें करना है। अब यहाँ आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं मिलेगा कि केस स्टडी 1 सॉल्व करो या 2, दोनों करके आना। बहुत ध्यान से सुन लो, 2 केस स्टडी मिलेगी सेक्शन ई में, दोनों करना कंपलसरी है, बट दोनों केस स्टडी में इंटरनल आपको चॉइस मिल जाएगी। 5 में से कोई 4, 5 में से कोई 4 करने रहेंगे, ये इंटरनल चॉइस यहाँ मिलेगी। 4-4 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें केस स्टडी 1 है, आयुष वेंट टू इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ वेब डेवलपर। In the technical test, he was supposed to design an HTML table as given below. आयुष जो कि इंटरव्यू के लिए जाता है वेब डेवलपर की पोस्ट के लिए, एक टेक्निकल टेस्ट उसका होता है, उस टेक्निकल टेस्ट में उसको HTML टेबल डिजाइन करना है। हेल्प हिम टू कंप्लीट द टेबल विद द राइट स्टेटमेंट्स इन द ब्लैंक। कोड उसके सामने है, उसने लिखा है, कुछ जगह पर ब्लैंक्स दिखेंगे आपको क्वेश्चन में, उन ब्लैंक्स को आपको फुल करना है। मतलब फिल इन द ब्लैंक्स जैसा कुछ क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में भरना क्या है आपको, HTML कोड। So observe the table, attempt any 4 out of 5. Okay, कोड देख लो, टेबल देख लो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस। बहुत अच्छी सी टेबल बनी हुई है, इजी टेबल बनी हुई है। शांति से टेबल को देखो, क्या एनालाइज कर पा रहे हो कि एक टेबल टैग यूज हुआ होगा, टेबल की हेडिंग सेट है, हेडिंग में कलर सेट है, ठीक है। उसके बाद में ये कुछ एंट्रीज हैं। ओके, अब आप ये देख रहे हो कि टेबल के सेंटर में सारा लिखा हुआ है, टेबल के बीच में जो स्पेसेस वगैरह वो भी हम देख पा रहे हैं, क्लियर। टेबल टैग एट्रीब्यूट अच्छे से क्लियर है। तो अब यहाँ ध्यान से देखना, ये जो आपको दिख रहे हैं ना स्पेसेस, ये आपको फिल करनी है कोड में, और यही आपका पहला केस बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, है ना इजी। तो इसको सॉल्व करने के लिए कोड आना जरूरी है, टैग आने जरूरी है, एट्रीब्यूट समझना जरूरी है। तो टेबल टैग है, टेबल टैग में ये जो आपको बॉर्डर दिख रही थी, ये दिख रही है ना लाइन, ब्लैक लाइन से सेपरेट किया हुआ है हर एक सेल को, तो उसके लिए फर्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ क्या फिल कर दोगे आप, बॉर्डर एट्रीब्यूट को। बिना बॉर्डर के टेबल बिना बॉर्डर की दिखेगी, तो बॉर्डर सेट करना जरूरी। ओके, तो पहली स्टेटमेंट में तो हमने क्या देख लिया, बॉर्डर। ओके, नेक्स्ट आ जाओ वापस टेबल पे, देखो ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, जो पहली रो है ना, रो क्रिएट करने के लिए हम tr टैग का यूज करते हैं, और पहली रो यदि हेडिंग होती है तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं किसका, th टैग का। तो th टैग तो यूज किया हुआ है, लेकिन पहले आपको tr टैग तो यूज ओपन करना होगा, जब तो आप टेबल की रो क्रिएट कर पाओगे, है ना। अब ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस के पहले भी देखो क्या आएगा यहाँ पर स्टेटमेंट 3 में, टेबल देख लो ध्यान से, देख ले टेबल, फाइन। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट में आपके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा कि ये भी टेबल की हेडिंग है, तो इसको भी हम th टैग में लिख दें क्योंकि टेबल की हेडिंग है। तो तीनों स्टेटमेंट हमने अभी तक फिल कर ली, और कोई डाउट होप आपको नहीं होगा, यहाँ पर बहुत ईजी है। टेबल क्रिएट करना है तो टेबल में बॉर्डर स्पेसिफाई करना जरूरी है। रो क्रिएट करते हैं टेबल में, तो ये पहली रो यहाँ क्रिएट हो गई, पहला जो रो है वो हेडिंग है, तो th टैग में हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया। दूसरी रो देखो, इस दूसरी रो में टेबल का डेटा आप क्रिएट कर रहे हैं, वो एज इट इज क्रिएटेड है, सही तरीके से बिल्कुल। थर्ड रो पे आ जाओ, थर्ड रो में फिर अगेन डेटा है, तो td टैग में हम डेटा को लिखते हैं और td टैग क्लोज भी करते हैं, तो ये आपने क्लोज कर दिया। स्टेटमेंट 5 आ जाओ, भाई टेबल टैग यहाँ स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम टेबल टैग क्लोज कर देंगे क्योंकि तीनों रो हमारी क्रिएट हो गई, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो। तो 5 स्टेटमेंट में से कोई भी 4 स्टेटमेंट आपको लिखकर आने हैं। 5 लिखकर मत आना, ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस मत दिखाना। हो सकता है स्टार्टिंग के 4 में कुछ गलत लिख दिया हो, तो फिर क्या होगा, जब 5 लिखकर आ जाओगे तो ऊपर के 4 से ही मार्क मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई गलत लिख दिया तो वो कैंसिल हो जाएगा। कोई भी 4 ही अटेम्प्ट करके आना जिसमें श्योर हो चारों सही जाएंगे। ओके, सो इसी के अकॉर्डिंग आंसर्स देख लो। पहला, राइट द एट्रीब्यूट वैल्यू टू कंप्लीट द स्टेटमेंट 1 टू अचीव द आउटपुट इन द गिवन टेबल। सो बॉर्डर एट्रीब्यूट का हमने यूज किया, फाइन। नेक्स्ट देखो, राइट सुटेबल टैग फॉर ब्लैंक गिवन इन स्टेटमेंट 2, तो tr टैग
है ना। थर्ड, राइट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द ब्लैंक गिवन इन द स्टेटमेंट 3, तो टीएच टैग का यूज करना था ईमेल के आगे। राइट द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द ब्लैंक गिवन इन स्टेटमेंट 4, तो टीडी टैग का यूज करना था लैरी नाम के डेटा के आगे। राइट द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द गिवन स्टेटमेंट 5, तो टेबल टैग क्लोज करना था, है ना। पांचों हमने स्टेटमेंट देख लिए, क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, आंसर कैसे लिखना है आपको पता होना चाहिए। 5 में से 4 ही करके आना डियर स्टूडेंट्स, पांचों मत अटेम्प्ट करना। नाउ केस स्टडी 2, जैसे कि बताया दोनों केस स्टडी करना कंपलसरी है, ओके। कि इंडिविजुअल केस स्टडी में इंटरनल चॉइस देख ली हमने, अब केस स्टडी 2 पे आ जाओ। तो केस स्टडी 1 जो है वो HTML की है, तो HTML से लॉन्ग आंसर, एप्लीकेशन थ्योरेटिकली दोनों समझ में आ गया। केस स्टडी 2 आपको मिलेगी साइबर एथिक्स चैप्टर से, ठीक है। सो क्वेश्चन है, सारा एज 14 had sent some dirty photos to her 15-year-old boyfriend through Snapchat. He has shown the photos to his friends and now the boys are making fun of her. Okay, so condition समझ में आ रही है। They are calling her names as she walks by them in halfway. She has also received 13 Snapchat messages requesting naked pictures of her. So the principal and the teachers have not reacted yet, but plan to discuss the incident during the teachers conference next month. So teachers जो principals है उस टाइम पे तो उन्होंने कुछ react नहीं किया इस condition को देखकर, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो नेक्स्ट मंथ कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें इंसिडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। नन ऑफ द अदर स्टूडेंट हैव बीन अप्रोच्ड अबाउट दिस इंसिडेंट सो फॉर। नाउ व्हेन सारा रिपोर्टेड द इंसिडेंट, द स्कूल काउंसलर टुक नोट्स ऑफ हर स्टेटमेंट सिंस स्नैपचैट डिलीट्स शेयर्ड कंटेंट आफ्टर इट हैज बीन viewed, नो रिकॉर्ड ऑफ आइदर द फोटो और द मैसेजेस एग्जिस्ट। फाइन, ये चीज हमने देखी, समझ में आया, ओके। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे होंगे और आपको किस तरीके से उसका आंसर करना है, क्योंकि ऐसे जो केसेस है वो आजकल देखने को मिलते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा इंटरनेट पॉपुलर होता जा रहा है उतना ही ज़्यादा साइबर क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। और डिफरेंट टाइप के साइबर क्राइम्स को हमने डिस्कस किया है साइबर एथिक्स वाले चैप्टर में, तो उसी चैप्टर से बेस्ड ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन लिया गया है। So based on the given information, answer the questions given below. Attempt any 4 questions. So 5 में से कोई भी 4 अटेम्प्ट करना है। पहला पॉइंट यहाँ पे दिया है, पूछा है क्वेश्चन आपसे, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ साइबर क्राइम सारा इज अ विक्टिम ऑफ। सारा किस साइबर क्राइम का विक्टिम है यहाँ पर। सो ये जो आंसर होगा आपका, सारा इज अ विक्टिम ऑफ साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, ये साइबर क्राइम्स हैं जिसमें पर्टिकुलर जो भी विक्टिम है उसको परेशान किया जाता है, हैरेस किया जाता है, हर्ट किया जाता है, राइट। After hearing about his ordeal, the school decides to publish a set of moral principles that determines the appropriate behavior of students while using the IM, मतलब इंस्टेंट मैसेजिंग जो ऐप्स होती हैं, जो चैटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जब उसका यूज़ करते हैं कुछ स्टूडेंट्स तो उनका कैसा बिहेवियर होना चाहिए, क्या मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं वो डिफाइन किए गए। द स्कूल इज रेफरिंग टू, तो स्कूल किसके बारे में ये सारी चीज़ें बताएगा, ऑब्वियस साइबर बुलिंग अवेयरनेस से रिलेटेड, ओके। सो ये चीज़ भी क्लियर। Now, third, write a safety measure to be taken by Sarah to avoid threats from all these unknown people in the future. So future में ऐसा कुछ रिपीट ना हो, इसके लिए सारा को क्या सेफ्टी मेजर लेना चाहिए, ब्लॉक कर देना चाहिए सबको। So Sarah can block all these unknown users. Sarah decides to make a list of common safety precautions to be taken when online. जब ऑनलाइन आप रहते हो तो आपको कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस का यूज करना चाहिए। Write any 2 points that Sarah should include in his list. सो यहाँ पे कुल मिला के यदि हम देखें इस क्वेश्चन में तो आपसे इंटरनेट सिक्योरिटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा है। कौन सा साइबर क्राइम है, इस साइबर क्राइम से रिलेटेड आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, जब आप इंटरनेट पे ऑनलाइन रहते हो तो कैसा आपको बिहेवियर रखना है। तो नेट एटिकेट्स क्या होते हैं, जो नेट एटिकेट्स पढ़े थे वही इस क्वेश्चन के आंसर में आपको लिख देना है। 2 पॉइंट, मेक द मोस्ट प्राइवेट सेटिंग्स, इन्वेस्टिगेट व्हाट मेजर्स यू टेक टू कीप कंटेंट प्राइवेट इन वेबसाइट्स यू यूज। सबसे पहले तो अपने अकाउंट को प्राइवेट करो ताकि कोई अननोन यूजर आपके अकाउंट, आपकी प्रोफाइल को देख ना सके इजीली, ठीक है। जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वो आपकी प्राइवेटली सेफ रहे। थिंक बिफोर यू पोस्ट, कुछ भी पोस्ट करने से पहले 50 बार सोचो, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट पे ऐसे भी पीपल्स होते हैं, यूजर्स होते हैं जो किसी भी चीज़ को पॉजिटिव भी लेते हैं और निगेटिव भी लेते हैं। पॉजिटिव वे में लेने वाले बहुत कम होते हैं, निगेटिव वे में लेने वाले ज़्यादा होते हैं, ओके। सो नेवर फॉरगेट दैट द इंटरनेट इज़ पब्लिक। ये मत भूलो कि इंटरनेट एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। कीप पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर्सनल, ओके। सो सोशल मीडिया वेबसाइट्स को जब आप यूज़ करते हो तो बहुत केयरफुली यूज़ करो। जो भी इमेज, कमेंट, पोस्ट आप करते हो उसको ध्यान में रख के करो, है ना। प्रॉपर नेट एटिकेट्स को फॉलो करो। फिफ्थ,
Why are privacy settings so important in instant messaging applications? IM applications में ये privacy जो है ये क्यों important होती है? Public instant messaging transmits unencrypted information, so it should never be used for sensitive or confidential information. The information is on the internet, may be accessed by anyone. सबसे मेन पॉइंट यही है प्राइवेट रखने का रीजन ये, क्योंकि इंटरनेट पब्लिक है, हर कोई इसे पब्लिकली एक्सेस करता है, कोई भी वेबसाइट कोई भी यूजर ओपन करके देख सकता है, राइट। कैसे भी पोस्ट कमेंट सभी यूजर्स देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो वहाँ पे आपकी कॉन्फिडेंशियल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लॉस्ट होने के भी चांसेस होते हैं। हैकर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं, कुछ मिलवेयर्स होते हैं जिनकी वजह से आपका डेटा लॉस्ट हो सकता है, आपकी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो सकती है, मिस यूज हो सकता है आपकी आइडेंटिटी का। सो दैट्स वाई प्राइवेसी सेटिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट। सो समझ में आ गया कि लास्ट जो केस स्टडी मिलेगी वो साइबर एथिक्स चैप्टर से मिलेगी। इनडायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, रिलेटेड होंगे इंटरनेट साइबर क्राइम से, क्या प्रिकॉशंस क्या एटिकेट्स आपको फॉलो करने हैं। सो कुल मिला के आपको आज का पेपर अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगेन आई एम टेलिंग कि सारे वीडियो लेक्चर्स के लिंक, प्रीवियस सैम्पल पेपर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ज़रूर पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व करना, जितने हमने अभी तक कर लिए हैं, आगे और सैम्पल पेपर्स को हम सॉल्व करेंगे ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपसे मिस ना हो, छूट ना जाए, जो आपको ऐसा लगे कि आपने पढ़ा नहीं है। यदि आप बोर्ड एग्जाम में देखो कुछ ऐसे क्वेश्चंस को जो आपको ऐसा लगे कि आपने पढ़े नहीं है, इसके लिए सैम्पल पेपर सॉल्व करना मत भूलना। सारे सैम्पल पेपर्स में एक एक सिलेक्ट करके क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम की 100% प्रिपरेशन करा सकूँ और आप 50 में से 50 मार्क्स लेकर आ सको, ठीक है। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, और साथ ही आप यहाँ पर CBSE, NDSE, CUET जैसे कोर्सेज को भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो विथ हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। और अब तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स की फैसिलिटी भी दे रहा है, मतलब इन सैम्पल पेपर्स को यदि कि स्पेशल बुकलेट में देखना चाहते हो सो वो भी पॉसिबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉर्म दिखेगा आपको, उस फॉर्म को फिल कर देना। फिल करने के बाद आप बुक्स की फैसिलिटी को भी एक्सेस कर पाओगे। कुछ लेटेस्ट न्यूज़ या अपडेट चाहिए तो उसके लिए आप फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, वेब पेज को एक्सेस कर सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो लेक्चर्स को ना सिर्फ आप यूट्यूब प्लेलिस्ट बल्कि आप magnetbrains.com वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो, और मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप इसे एक्सेस कर सकते हो। सभी जगह से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे सारे वीडियो लेक्चर्स, किसी तरीके का कोई पेमेंट करने की भी बिल्कुल नीड नहीं है, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सको और साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सको। सो मिलेंगे नेक्स्ट सैम्पल पेपर में। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।